हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का 3xj इंस्टीट्यूट में। और बच्चों, एक चीज ध्यान से सुनो कि सफलता की राहों में रुकावट आती है, ये सबको पता है, लेकिन मंजिल पा ही लेते हैं जो हार नहीं मानते। तो बिना किसी देरी के एक इंटरेस्टिंग चैप्टर क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट करेंगे। और बच्चों, बहुत इंटरेस्ट लेके इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। तो बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। पहली चीज पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, आयनिक बॉन्डिंग क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ेंगे, कोरोजन पढ़ेंगे, एलॉयज पढ़ेंगे। अब इन सब चीजों को बताने से पहले, इन सब चीजों को ज्यादा डीप में पढ़ने से पहले कुछ चीज जान लेते हैं कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है ना। तो टोटल जो एलिमेंट होता है बच्चों, टोटल एलिमेंट्स होते हैं 118 एलिमेंट्स, जिसमें से 92 मेटल्स होता है। 92 मेटल्स होते हैं बच्चों। बाकी नॉन मेटल्स होता है और मेटलॉइड होता है। तो मेटलॉइड तो हमारे सिलेबस में है नहीं, हमें मेटल पढ़ना है और नॉन मेटल पढ़ना है। एलिमेंट अराउंड अस, मेटल्स, नॉन मेटल्स। अब मेटल्स होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब कि मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मेटल होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? मोस्टली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब बच्चों, मेटल्स, सारे मेटल्स 92 मेटल्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। बस एक मेटल होता है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और उस मेटल का नाम है मरकरी, एक्सेप्ट मरकरी। क्लियर? अच्छा, मेटल जो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, मेटल की ऑक्साइड जो होती है वो बेसिक नेचर में होती है, बेसिक इन नेचर, वही लिखा हुआ है। एग्जाम्पल, आयरन इज यूज टू बिल्ड ब्रिजेस एंड रेलवे ट्रैक्स। आयरन का मतलब मेटल है, आयरन एक मेटल है तो उसका यूज बताया गया है। उसके बाद नॉन मेटल, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, क्लोरीन हो गया, आयोडीन, ये सब नॉन मेटल। अब नॉन मेटल में क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं बच्चों, टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, मोस्टली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। अच्छा, नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो बच्चों बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। उसके बाद सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। अच्छा, लिक्विड सिर्फ एक नॉन मेटल होता है जिसका नाम है ब्रोमीन। ब्रोमीन बच्चों लिक्विड होता है। क्लियर? फिर लिखा है फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड। जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो तो या तो एसिडिक ऑक्साइड होंगे या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड। एग्जाम्पल, ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, या फिर कंबसन के लिए ऑक्सीजन क्या होता है, एसेंशियल होता है। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी की, मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी की, नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी की, है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल पढ़ेंगे। मेलेबिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, लस्ट्रस क्या होता है, इन सबको हम जानेंगे। क्लियर? मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी में मेटल्स को स्ट्रक करके हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं थिन शीट में। वही चीज लिखा हुआ है, मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। मेटल्स को बिना ब्रेक किए हुए हम उसको स्ट्रक करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी। कंडक्टिविटी बच्चों, कंडक्टिविटी मेटल्स जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। गुड कंडक्टर होता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। अच्छा बच्चों, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसके बाद कॉपर होता है। क्लियर? इसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन हर जगह मिलेगा, जैसे लेड और मर्क्यूरी।
पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद डक्टिलिटी कौन सी, डक्टिलिटी एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। इसमें क्या होता है, मेटल्स को हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉन्ग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मेरे पास 1 ग्राम गोल्ड होगा, गोल्ड एक मेटल है बच्चों, 1 ग्राम गोल्ड है, उस गोल्ड से 1 ग्राम गोल्ड से अप्रोक्सीमेट 2 किलोमीटर तक का वायर ड्रॉन किया जा सकता है 1 ग्राम गोल्ड से। तो सोच लो कि मेटल्स में कितना हाई डक्टिलिटी मेटल होता है, ठीक है। वही लिखा हुआ है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। फिर बच्चों मेटल की एक प्रॉपर्टी और होती है लस्ट्रस, या उसे लस्टर बोलो। इसमें क्या होता है बच्चों, मेटल जो बिहेव करता है शाइनी, मेटल बिहेव करता है शाइनी, चमकता है, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लस्ट्रस। क्लियर, मेटल्स हैव शाइनी सरफेस इन प्योर स्टेट। क्लियर। उसके बाद वही इधर एग्जांपल लिखा हुआ है कि फ्रेशली कट सोडियम सिल्वर शोज मेटल शाइनी, तो ये सब शाइनी मेटल्स होते हैं। अब मेटल की कुछ और प्रॉपर्टी होती है, जैसे सोनरस, है ना, सोनरस। अब सोनरस क्या है, अगर किसी भी मेटल को जैसे हम लोग टेम्पल में जाते हैं, वहां पे बेल लगा होता है, तो जब हम उसको बजाते हैं तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनरस। क्लियर बच्चों, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, दैट्स व्हाई मेटल आर यूज्ड टू मेक बेल्स। क्लियर बच्चे। उसके बाद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन में सीजियम और गैलियम, गैलियम एंड सीजियम बच्चों, गैलियम और सीजियम के पास लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब कुछ हमने मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, अब उनसे रिलेटेड कुछ एक्सेप्शन पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि मेटल सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन मर्क्यूरी जो होता है बच्चों, मर्क्यूरी क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। क्लियर। सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दे कैन बी कट विथ अ नाइफ, मेटल्स हार्ड होता है। मेटल्स क्या होता है बच्चों, मेटल्स जनरली क्या होता है, हार्ड होता है, लेकिन जो सोडियम और पोटेशियम होता है, सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन कट विथ अ नाइफ, उनको हम नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं। एक मेटल और होता है लिथियम, उसको भी ऐड कर लेना, सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम, लिथियम को भी हम नाइफ से कट कर सकते हैं। गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, जो कि अभी मैंने बताया, ये भी एक्सेप्शन में आता है। मेटल्स के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन इसके पास वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट हैज अ लस्ट्रस, आयोडीन क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है लेकिन लस्ट्रस होता है, जबकि नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस होता है। उसके बाद कार्बन भी एक नॉन मेटल होता है। हमने पढ़ रखा है कि जो नॉन मेटल होता है वो ब्रिटल होता है, लेकिन यहाँ पे जो आयोडीन जो कार्बन लिखा हुआ है, कार्बन का एलोट्रॉप होता है डायमंड, और डायमंड बहुत हार्ड होता है, इवन मेटल से भी ज्यादा हार्ड होता है डायमंड। उसके बाद ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होता है, लेकिन ये क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जबकि नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता। तो ये सारे केसेस एक्सेप्शन, इन केसेस को याद कर लेना, इन्हीं से क्वेश्चंस डिराइव करे जाएंगे स्कूल्स में। कंडक्टिविटी एंड लस्टर इन डेली लाइफ, कंडक्टिविटी एंड लस्टर इन डेली लाइफ। अब इनके यूजेस डेली लाइफ में कैसे यूज करोगे, सिल्वर इन मिरर्स, जो मिरर के पीछे कोटिंग होती है वो सिल्वर का किया जाता है। कुकिंग, कॉपर इन कुकिंग वेजल्स, कुकिंग वेजल्स में कॉपर का यूज करते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, गोल्ड और सिल्वर का ज्वेलरी बनता है। उसके बाद टंगस्टन फिलामेंट इन बल्ब्स, जो पुराने टाइम पे बल्ब आते थे, जो येलो कलर के बल्ब होते थे, मतलब येलो लाइट उनसे आती थी, तो उसमें जो लगे होते थे बीच में वायर, जो वायर के फॉर्म में कॉइल लगी होती है, वो टंगस्टन मेटल की होती है ना। तो टंगस्टन मेटल का फिलामेंट के फॉर्म में यूज करते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। अब हम बात करेंगे बच्चों नॉन मेटल दैट ब्रेक द रूल्स, जो रूल्स को ब्रेक करते हैं, इसका मतलब एक्सेप्शन, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है बच्चों। ग्रेफाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयोडीन हो गया, नॉन मेटल है लेकिन क्या होता है, लस्ट्रस होता है, शाइनी सरफेस होता है इसके पास। डायमंड हो गया, एक नॉन मेटल होता है, डायमंड क्या है, नॉन मेटल है बच्चों, नॉन मेटल। कार्बन का एलोट्रॉप है, और इसका
बहुत हार्ड होता है, डायमंड बहुत हार्ड होता है। ब्रोमीन, ब्रोमीन भी एक नॉन मेटल है और वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। द ओनली नॉन मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर जस्ट लाइक मर्क्यूरी इज फॉर मेटल्स। अब एक चीज बच्चों, एक मेटल और एक नॉन मेटल जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, एक तो मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन। ब्रोमीन ये दोनों क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्लियर बच्चे, रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होता है। अच्छा मरकरी बच्चों क्या होता है, मेटल होता है। ब्रोमीन क्या होता है, नॉन मेटल होता है। क्लियर। अब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे मेटल का, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मेटल का। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स लिखा हुआ है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ में मेटल कैसे रिएक्ट करता है। तो मेटल इधर लिखा है, मेटल यहां पे लिखा है ऑब्जर्वेशन, यहां पे लिखा है इक्वेशन। सोडियम मेटल कैसे रिएक्ट करेगा, सोडियम मेटल ऑक्सीजन के साथ में कैसे रिएक्ट करेगा। तो एक चीज का बच्चों ध्यान रखना कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो मेटल फॉर्म करता है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है बेसिक, बेसिक इन नेचर होता है। जैसे जब सोडियम मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में तो एक विग्रस रिएक्शन होता है। सोडियम मेटल रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में, O2 क्या फॉर्म कर रहा है, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। और सोडियम ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो कैसा होगा बच्चों, बेसिक इन नेचर होगा, बेसिक इन नेचर। क्लियर बच्चे। मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल्स जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में तो एक डाइजलिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करता है। जैसे चिंगारियां निकलती हैं, जैसे छुरछुरा हो गया, फुरफुरा जब हम बर्न करते हैं, जलाते हैं दीपावली पे, तो जो चिंगारियां निकलती हैं वैसे सेम जब मैग्नीशियम मेटल को बर्न करोगे तो चिंगारियां निकलेंगी। मैग्नीशियम मेटल का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ में तो क्या फॉर्म हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर होता है बच्चे। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मेटल का रिएक्शन हम करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ में, जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कोई नेचर पूछेगा तो बताओगे बेसिक इन नेचर। आयरन मेटल डज नॉट बर्न बट ग्लोज व्हेन हीटेड स्ट्रांगली। जब उसको स्ट्रांगली हीट करोगे तो वो ग्लो करेगा, जलने लगेगा, मतलब थोड़ा रेडिश हो जाएगा, रेड कलर का। वही उसका रिएक्शन करवाया गया आयरन मेटल का ऑक्सीजन के साथ में, तो Fe3O4 फॉर्म हुआ। कॉपर मेटल का रिएक्शन, जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा बच्चे। क्लियर। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, बहुत अनरिएक्टिव मेटल्स होते हैं। इस वजह से ये मेटल्स कॉपर, सिल्वर एंड प्लेटिनम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट ही नहीं करते हैं। क्लियर बच्चों। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, ऐसे ऑक्साइड्स जो बेसिक भी बिहेवियर करे और एसिडिक भी बिहेवियर करे, ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिडिक भी बिहेवियर करे और बेसिक भी बिहेवियर करे। क्लियर बच्चों। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल अभी बताऊंगा मैं, पहले देख लो डेफिनेशन क्या होता है इसका। ऑक्साइड्स दैट रिएक्ट्स विथ बोथ एसिड्स एंड बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट प्रोड्यूस एंड वाटर प्रोड्यूस करता है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। एग्जांपल जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO। क्लियर। तो जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। यहां पे रिएक्शन करवाया गया कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड एग्जांपल में लिखा है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ में करवाया गया तो सॉल्ट फॉर्म हुआ और वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। अब बच्चों यहां पे जो HCl है वो क्या है, एसिड है। हमें पता है कि एसिड और बेस का जब रिएक्शन होगा तो सॉल्ट फॉर्म होगा एंड वाटर फॉर्म होगा, एसिड और बेस का। अब HCl एसिड है तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बिहेवियर कैसा होगा, बेसिक होगा, तभी तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेसिक बिहेवियर दिखा रहा है। अब दूसरे रिएक्शन में देखो,
हमें पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है, NaOH बेस होता है। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जब सोडियम ऑक्साइड के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या फॉर्म हो रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर, सोडियम एल्यूमिनेट बन रहा है और वाटर बन रहा है। अब हम सबको पता होना चाहिए कि अगर सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब कि एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ। तो यहाँ पे बेस ये है, तो इसका भी ये कैसा बिहेवियर दिखा रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहाँ पे ये एसिड बिहेवियर दिखा रहा है, एसिडिक बिहेवियर। क्लियर बच्चों? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखो यहाँ पे पहले वाले रिएक्शन में बेसिक बिहेवियर दिखाया, दूसरे वाले रिएक्शन में एसिडिक बिहेवियर दिखाया। तो सच ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस आर नॉन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जांपल है उसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। क्लियर बच्चों? अब अल्कली क्या होता है? मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जो मेटल्स ऑक्साइड होते हैं बच्चे, ज्यादातर मेटल ऑक्साइड इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, वो सॉल्युबल नहीं होते हैं। बट सम डिसॉल्व टू फॉर्म अल्कली। कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो डिसॉल्व होते हैं, वो फॉर्म करते हैं अल्कली। अल्कली का मतलब होता है बच्चों बेस, बेसिक इन नेचर। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। अब मेटल का रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ में करवाया, अभी करवाएंगे मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ। कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर और स्टीम के साथ में, और कुछ मेटल ऐसे होंगे जो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया और कैल्शियम हो गया। ये तीनों मेटल रिएक्ट करेगा कोल्ड वाटर के साथ में, और इनका जो रिएक्शन होता है वो बहुत बिगरस रिएक्शन होता है। बहुत बिगरस रिएक्शन मतलब बहुत हीट रिलीज होती है और बहुत एनर्जी के साथ में ये रिएक्ट भी करते हैं बच्चों। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं इनके रिएक्शंस को। अब हॉट वाटर के साथ में कौन कौन से मेटल्स रिएक्ट करते हैं? मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा, जिंक रिएक्ट करेगा, आयरन। अच्छा, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ में, और जो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन है ये रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ। क्लियर? डू नॉट रिएक्ट, कौन कौन से मेटल है जो रिएक्ट ही नहीं करते? लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। किसी भी टेम्परेचर पे, किसी कैसे भी वाटर में उसमें डालोगे, वाटर का चाहे कोल्ड वाटर हो, चाहे हॉट वाटर हो, चाहे स्टीम हो, वो रिएक्ट ही नहीं करता है। अब इनका रिएक्शन पढ़ेंगे कि सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ में कैसे होता है, पोटेशियम का रिएक्शन वाटर के साथ में कैसे होता है, कैल्शियम का रिएक्शन वाटर के साथ में कैसे होता है, और मैग्नीशियम का रिएक्शन हॉट वाटर के साथ में कैसे होता है। जैसे एक रिएक्शन यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि जब सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ, सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ में, तो फॉर्म करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अब ये चीज हमें कैसे पता होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा? तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब मेटल वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो या तो मेटल ऑक्साइड बनता है या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है बच्चों, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। हाइड्रोजन गैस हमेशा रिलीज होगा, लेकिन या तो मेटल ऑक्साइड बनेगा या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्लियर बच्चे? तो जब सोडियम मेटल रिएक्ट किया वाटर के साथ में तो बना सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। जब आयरन मेटल रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ में तो बन रहा है आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। अच्छा बच्चों, जो थोड़ा लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, थोड़ा लो रिएक्टिव मेटल होते हैं, उनका हाइड्रोक्साइड नहीं बन पाता है। हाइड्रोक्साइड जो टॉप रिएक्टिव मेटल होते हैं, उनका हाइड्रोक्साइड बन जाता है। जैसे सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल, इस वजह से सोडियम का क्या बन रहा है? हाइड्रोक्साइड। आयरन सोडियम के कंपेयर में बहुत लेस रिएक्टिव मेटल है, इस वजह से आयरन का सिर्फ ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। और जो बहुत लो रिएक्टिव मेटल होता है वो तो रिएक्ट ही नहीं करता, जैसे लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं वाटर पे। वाटर के साथ चाहे वो स्टीम वाटर हो, चाहे हॉट वाटर हो, चाहे कोल्ड वाटर हो, रिएक्ट ही नहीं करेगा। वाटर रिएक्शन। अब जब पोटेशियम बच्चों रिएक्ट कर रहा है कोल्ड वाटर के साथ में, H2O के साथ, पोटेशियम रिएक्ट कर रहा है कोल्ड वाटर के साथ में, फॉर्म कर रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है बच्चों। पोटेशियम हाई रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट कर रहा है कोल्ड वाटर के साथ, फॉर्म कर रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बच्चों? बेस होता है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। लिखा है रिएक्शन इज सो वायलेंट दैट द हाइड्रोजन रिलीज कैचेस फायर इंस्टेंटली। तो बच्चों जो रिएक्शन अभी हमने पढ़ा पोटेशियम और कोल्ड वाटर का, इसमें जो हाइड्रोजन रिलीज होता है ये इतने एनर्जी के साथ में रिएक्शन होता है कि हाइड्रोजन निकलते ही तुरंत फायर को कैच कर लेता है।
हाइड्रोजन बर्न कर जाता है। क्लियर। अच्छा, कैल्शियम का और कोल्ड वाटर का। कैल्शियम का जब बच्चों कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। कैल्शियम रिएक्ट स्टीडली बबल्स ऑफ H2 स्टिक टू इट मेकिंग द मेटल फ्लोट ऑन वाटर। अब देखो बच्चों, जब मेटल, कैल्शियम एक मेटल है और कैल्शियम का रिएक्शन हम जब कोल्ड वाटर के साथ में करवा रहे हैं, कैल्शियम का रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ में, तो जो कैल्शियम होता है वो फ्लोट करने लगता है, वाटर के ऊपर आके कैल्शियम फ्लोट करने लगता है। उसका रीजन ये है कि हाइड्रोजन का बबल्स फॉर्म होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस उस कैल्शियम से चिपक जाती है। और जब उनसे चिपक जाती हैं तो वो बच्चों बबल्स ऊपर आएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। तो जब डेंसिटी कम हो जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, डेंसिटी कम हो गया, तो सरफेस के ऊपर आ जाता है बबल, और बबल उससे स्टक है, चिपका हुआ है, किस चीज से, कैल्शियम मेटल से, तो मेटल भी ऊपर आ जाता है, तो मेटल फ्लोट करने लगता है। कैल्शियम मेटल है बच्चों, वो फ्लोट करने लगता है। क्लियर। उसके बाद मैग्नीशियम प्लस स्टीम। मैग्नीशियम का रिएक्शन होता है बच्चों, मैग्नीशियम का रिएक्शन हॉट वाटर के साथ में होता है, स्टीम के साथ में नहीं होता है। बच्चों मैग्नीशियम का रिएक्शन होता है हॉट वाटर के साथ में। क्लियर बच्चे। तो जब मैग्नीशियम का रिएक्शन होगा हॉट वाटर के साथ में तो फॉर्म होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अच्छा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं फॉर्म हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। रीजन की मैग्नीशियम जो है वो थोड़ा सा लेस रिएक्टिव है, तो वो हाइड्रोक्साइड नहीं फॉर्म कर पा रहा है, वो केवल मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। मैग्नीशियम रिएक्ट ओनली विथ हॉट वाटर नॉट कोल्ड वाटर प्रोड्यूसिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अच्छा बच्चों, एल्यूमिनियम जो होता है वो स्टीम के साथ में रिएक्ट करता है। स्टीम का मतलब वेपर, वाटर वेपर के साथ में रिएक्ट करता है। तो एल्यूमिनियम को जब हम स्टीम के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है बच्चों। द ऑक्साइड लेयर मस्ट फर्स्ट बी रिमूव्ड बिफोर एल्यूमिनियम रिएक्ट रेडली विथ स्टीम, वही चीज लिखा हुआ है। क्लियर। ऑक्साइड लेयर पहले रिमूव हो जाता है। अब बच्चों रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा, मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में पढ़ा, कैसे रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है। फिर हमने पढ़ा मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ में क्या फॉर्म करेगा, है ना, क्या चीज प्रोड्यूस होगा। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड्स। क्लियर। अब मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, मेटल जब रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ में तो फॉर्म करता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और सॉल्ट फॉर्म होगा। क्लियर। एग्जाम्पल देखो, जिंक एक मेटल है, मैग्नीशियम एक मेटल है, आयरन एक मेटल है, सभी को पता है। अब जब जिंक डाइल्यूट H2SO4 के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो फॉर्म हो रहा है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। जिंक सल्फेट फॉर्म हो रहा है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है बच्चों। मैग्नीशियम जब HCl डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्ट करेगा, कैसा HCl, डाइल्यूट HCl, और यहाँ पे भी डाइल्यूट H2SO4 है। जब मैग्नीशियम डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस फिर रिलीज हो जाता है। आयरन रिएक्ट करेगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में और ये एसिड डाइल्यूट होगा, फॉर्म करेगा आयरन सल्फेट और हाइड्रोजन गैस फिर से रिलीज हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, तो जिस टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन करवाएंगे हम, जैसे मान लो जिंक को एक टेस्ट ट्यूब में H2SO4 को डाला और उसमें जिंक के ग्रेनुअल्स को डाला, फिर हाइड्रोजन गैस उससे रिलीज होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा, तो आप माचिस की तीली को जला के ले जाओ और टेस्ट ट्यूब के सामने जब जला के ले जाओगे तो एक पॉप साउंड आएगा, पॉप साउंड। तो अगर वो पॉप साउंड आ रहा है इससे ये प्रूफ हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है जब उसको बर्न करते हैं। अब स्पेशल केस ऑफ HNO3 और एक्वारेजिया क्या होता है बच्चों, एक्वारेजिया और स्पेशल केस ऑफ HNO3, तो इस चीज को मैं अलग से बताऊंगा आप सभी को अलग स्लाइड पे। स्पेशल केस ऑफ
NO3। हम सभी को पता है जब एसिड रिएक्ट करता है, मेटल और एसिड रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। लेकिन जब मेटल्स HNO3 के साथ में रिएक्ट करेगा, मेटल का रिएक्शन बच्चों जब हम करवाएंगे HNO3 के साथ में, डाइल्यूट HNO3, ये क्या है बच्चों? एसिड है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होता। अब कोई पूछे हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगा बच्चों? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होता है बच्चों, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे नहीं रिलीज होता। इसी वजह से HNO3 को स्पेशल केस बताया गया। तो ये एक्सेप्शन हो गया। हम सभी को पता है कि मेटल जब एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, लेकिन यहाँ पे जब मेटल HNO3 एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज हो रही। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है बच्चों, एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। सोच के थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा कि एक्सेप्शन के पास कैसे, कौन सा ऐसा एक्सेप्शन आ गया? तो बच्चों जब HNO3 रिएक्ट करेगा किसके साथ में? मैंगनीज के साथ या फिर मैग्नीशियम के साथ में, तब प्रोड्यूस करता है, तब प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन गैस। तब क्या करेगा? प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो यही स्पेशल केस है बच्चों, यही स्पेशल केस है। इसको ध्यान से कॉपी में लिख लेना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएगा, इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा। अब एक्वारेजिया क्या होता है? हमने पढ़ लिया बच्चों, नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट डज नॉट प्रोड्यूस H2 गैस विथ मोस्ट मेटल्स ऑक्साइड्स H2 वाटर। अच्छा, ये क्यों नहीं प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस, वो बताता हूं। एक मिनट, एक सेकेंड। यहाँ पे अब हमने ये तो पढ़ा कि मेटल जब रिएक्ट करता है HNO3 के साथ में तो सॉल्ट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस नहीं फॉर्म होता है। हाइड्रोजन गैस फॉर्म कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ टाइम का मतलब बहुत नैनो सेकंड के लिए, बहुत नैनो सेकंड के लिए हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। लेकिन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब जो चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो दूसरे को ऑक्सीजन देगा। तो HNO3 जैसे ही H2 फॉर्म होता है, जैसे ही H2 फॉर्म होगा, मान लो H2 फॉर्म हुआ कुछ नैनो सेकंड के लिए, तो HNO3 तुरंत इसको ऑक्सीजन दे देगा, तुरंत इसमें ऑक्सीजन ऐड करवा देगा और ये क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। ये तुरंत H2O बन जाएगा। कुछ सेकंड के लिए, मतलब नैनो सेकंड के लिए फॉर्म होगा हाइड्रोजन गैस, और तुरंत ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये उसको ऑक्सीजन दे देगा, और ऑक्सीजन जैसे देगा वैसे H2O वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर बच्चों? और खुद HNO3 एसिड रिड्यूस हो जाता है अपने आप में, खुद बन जाएगा या तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऐसे फॉर्म हो जाता है। हमें इसका रिएक्शन नहीं पढ़ना, बस हमें ये जानना जरूरी होता है कि जो नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 वो मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ में रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। और इसके साथ जब मेटल और HNO3 का रिएक्ट होता है तो हाइड्रोजन गैस इसलिए नहीं प्रोड्यूस होता क्योंकि तुरंत वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देता है। अब एक्वारेजिया 3:1 HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है। अब ये देखो बच्चों क्या होता है। एक्वारेजिया बच्चा फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है। प्रिपेयर्ड मिक्सचर किस चीज का? HCl का। कॉन्सेंट्रेटेड HCl रहेगा, एक चीज ध्यान रखना। HCl कैसा रहेगा? कॉन्सेंट्रेटेड HCl। और किसका? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का मिक्सचर। अब इनका रेशियो क्या होता है? 3:1। 3:1, ये चीज याद रखना। अगर 3 मॉलिक्यूल HCl का है तो 1 मॉलिक्यूल आएगा HNO3 का। क्लियर है बच्चों? अगर 3 लीटर HCl है तो 1 लीटर HNO3, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग।
3 मॉलिक्यूल HCl का, तो 1 मॉलिक्यूल HNO3 का आएगा। अच्छा, इस मिक्सचर का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? जो मिक्सचर हम बनाते हैं एक्वारेजिया, एक्वारेजिया इसी को बोलते हैं, इसी मिक्सचर को बोलते हैं। अगर 3:1 में कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का मिक्सचर हमने बनाया 3:1 में, तो उसको बोलेंगे एक्वारेजिया। अब एक्वारेजिया का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इसका कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि ये गोल्ड को डिसॉल्व कर लेता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक कोई पूछेगा, एक्वारेजिया का कैरेक्टरिस्टिक, तो तुम लोग बताओगे ये गोल्ड को डिसॉल्व कर लेता है। क्लियर? गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, जितने हार्डेस्ट सब्सटेंस है उनको डिसॉल्व कर लेता है। तो एक्वारेजिया क्या होता है हम सबको पता चल गया बच्चों। अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ बेसिस। क्लियर? सम मेटल रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस अल्कलीज टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। दिस इज लेस कॉमन देन एसिड रिएक्शंस। अब एल्यूमिनियम एक मेटल है और ये यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन ऑफ, इसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। या ऐसे बोल दो सॉल्यूशन ऑफ NaOH, सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो जब एल्यूमिनियम का रिएक्शन सॉल्यूशन ऑफ NaOH के साथ में करवाया गया तो फॉर्म हुआ सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोलेंगे इसे? सोडियम एल्यूमिनेट। और क्या फॉर्म हुआ? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म होगा। इस रिएक्शंस को बच्चों याद कर लेना, क्योंकि रिएक्शंस जैसे जैसे आप लिखोगे, जितनी बार लिखोगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, वैसे दिमाग में सेट हो जाएगा कि क्या चीज बनेगा, कैसे बनेगा। रिएक्शन अच्छे से याद कर लेना। Aluminium react with sodium hydroxide solutions to form sodium aluminate releasing hydrogen gas. This reaction is used to clean ovens. अब इस रिएक्शंस का यूजेस भी बता रखा है, तो आप यूजेस भी याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं है कौन सा क्वेश्चन किस टाइम पे पूछ लें। ठीक है बच्चे? अब जिंक का रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में करवाया गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो फॉर्म हुआ सोडियम जिंकेट। जिंक का रिएक्शन जब बेस के साथ में करवाया गया तो फॉर्म हुआ सोडियम जिंकेट। और हाइड्रोजन गैस क्या हुआ बच्चों? रिलीज हो गया। वही चीज लिखा हुआ है। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है? तो रिएक्टिविटी सीरीज को मैं अलग से बताता हूं आप सभी को। कॉपर के बाद में मरकरी आएगा, बाकी मैं करवा रहा हूं, अलग से लिखो। रिएक्टिविटी सीरीज बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर मेटल्स होते हैं वो हाई रिएक्टिव होते हैं, जो नीचे होते हैं वो लो रिएक्टिव होते हैं। मैं लिख देता हूं रिएक्टिविटी सीरीज को। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। क्लियर बच्चे? अब जो ऊपर के मेटल हैं वो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो नीचे के मेटल हैं वो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ये सारे मेटल्स हाई रिएक्टिव होते हैं और नीचे के जो मेटल्स हैं, हाइड्रोजन के नीचे के, ये लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ये जो बीच के मेटल्स हैं ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। अच्छा, ऊपर से जब नीचे आओगे तो रिएक्टिविटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा। अच्छा बच्चों, रिएक्टिविटी का मतलब जैसे पोटेशियम किसी चीज के साथ में जब रिएक्ट करता है तो बहुत एनर्जी के साथ में रिएक्ट करता है, तो इसी वजह से इसकी रिएक्टिविटी हाई है। इसीलिए हम रिएक्टिविटी सीरीज में इन सब चीजों को अरेंज कर रखा है, इन सारे मेटल्स को। जब मर्क्यूरी किसी चीज के साथ में रिएक्ट करेगा तो ज्यादा हाई रिएक्ट नहीं करेगा, ज्यादा एनर्जी के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा।
सोडियम किसी मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा तो बहुत एनर्जी के साथ में रिएक्ट करेगा, इस वजह से इस मेटल का रिएक्टिविटी हाई है। तो जब हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब इसको याद करने का तरीका, इसको बच्चों याद करने का तरीका बताता हूं, याद करने का तरीका सीख लो। केदारनाथ का माली आलू जरा फीकी पकाता है, उसके बाद चाप। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीकी पकाता है, उसके बाद बच्चों चाप। क्या चीज, चाप। ये चाप, सी से कॉपर, एस से मर्क्यूरी, ए से सिल्वर और ए से गोल्ड, पी से प्लेटिनम। क्लियर बच्चों, याद करने का अच्छा तरीका है, इस चीज को याद कर लेना। आगे मूव करते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब रिएक्टिविटी सीरीज का पूरा यूज करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता यह है कि जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं वो लो रिएक्टिव मेटल की जगह ले लेते हैं, लो रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से अलग कर देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। जैसे आयरन का रिएक्शन हम करवा रहे हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ में, तो जब आयरन का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ में करवाया तो देखो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन कहाँ है, आयरन ये रहा, आयरन ये रहा बच्चों, और कॉपर ये रहा। तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो आयरन डिस्प्लेस कर देगा, आयरन डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, आयरन आ जाएगा कॉपर की जगह पे और कॉपर आ जाएगा आयरन की जगह पे। तो फॉर्म हो गया FeSO4, फेरस सल्फेट और कॉपर। क्लियर बच्चों। उसके बाद जिंक का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ में करवाया, जिंक हाई रिएक्टिव होता है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो जिंक आ जाएगा कॉपर की जगह पे, जिंक सल्फेट फॉर्म हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। कॉपर का रिएक्शन करवाया सिल्वर नाइट्रेट के साथ में। अब देखो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता है या सिल्वर ज्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर कहाँ है बच्चों, ये रहा कॉपर और ये रहा सिल्वर, तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो जब कॉपर का रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ में हमने करवाया, कॉपर का रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ में करवाया, तो कॉपर सिल्वर की जगह पे आ गया और सिल्वर कॉपर की जगह पे चला गया। क्लियर बच्चों। अब कॉपर का रिएक्शन करवाया गया जिंक सल्फेट के साथ में, तो यहाँ पे नो रिएक्शन लिखा हुआ है। जिंक सल्फेट के साथ में जब करवाया गया तो नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन क्यों नहीं हुआ, अगर कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता जिंक से तो जिंक का जगह ले लेता, लेकिन कॉपर तो जिंक से लेस रिएक्टिव है। कॉपर देखो बच्चों, कॉपर ये रहा, कॉपर ये रहा और जिंक ये रहा, तो जिंक को कॉपर कैसे डिस्प्लेस कर पाएगा, जिंक को कॉपर कैसे डिस्प्लेस कर पाएगा, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो कॉपर अगर सोचे कि जिंक की जगह ले ले, कॉपर अगर सोचे कि जिंक की जगह ले ले तो वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा, वो केस पॉसिबल ही नहीं होगा। क्लियर बच्चे। अब प्रेडिक्टिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हमें प्रेडिक्ट करना है कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। पहले केस में है मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाया गया कॉपर सल्फेट के साथ में, तो मैग्नीशियम को जब हम कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, इस वजह से क्योंकि मैग्नीशियम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। मैग्नीशियम का जब कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन हुआ तो फॉर्म हुआ मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर, मैग्नीशियम ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन लेड का रिएक्शन जिंक सल्फेट के साथ में करवाया गया, लेड का रिएक्शन बच्चों किसके साथ करवाया गया, जिंक सल्फेट के साथ में। लेड ये रहा और जिंक ऊपर है, तो क्या लेड जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा, लेड ये रहा बच्चों, जिंक यहाँ पे, तो लेड जो है जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, बताओ। लेड लेस रिएक्टिव है तो लेड जिंक का जगह नहीं ले पाएगा, तो रिएक्शन क्या हुआ, रिएक्शन नहीं हुआ, नो रिएक्शन। उसके बाद जिंक का रिएक्शन लेड नाइट्रेट के साथ में करवाया गया, जिंक का रिएक्शन लेड नाइट्रेट के साथ। अच्छा, जिंक लेड से ज्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है, इस वजह से जिंक लेड को क्या किया, लेड को डिस्प्लेस कर दिया और लेड का जगह खुद ले लिया और लेड को अलग कर दिया, लेड को अलग कर दिया बच्चों। क्लियर। अब सिल्वर का रिएक्शन करवाया गया कॉपर सल्फेट के साथ, रिएक्शन नहीं हुआ। रिएक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कॉपर मेटल जो है, कॉपर मेटल क्या है, हाई रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव एज कंपेयर टू सिल्वर। क्लियर बच्चे। अच्छा, मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट, ये चीज बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो इसको अलग स्लाइड पे बताता हूं।
हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होता है फिर सब बताऊंगा। अब मेटल क्या होता है जानो। मेटल मेटल इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है। जैसे मान लो मेरे पास एक एम नाम का मेटल, तो मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा। मेटल्स का होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। और जो नॉन मेटल्स होते हैं बच्चों, नॉन मेटल्स, जैसे मान लो मेरे पास एक नॉन मेटल है, एक नॉन मेटल, क्लियर बच्चों, एन का मतलब नॉन मेटल। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो इसके पास एक नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे एम मेटल से जब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि एक नेगेटिव निकल गया तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जो नॉन मेटल है वो उसने क्या किया, नॉन मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो इसके ऊपर क्या आएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ गया, एक नेगेटिव का साइन आ गया। क्लियर बच्चों। अब जो नॉन मेटल था उसके ऊपर एक नेगेटिव का चार्ज आ गया, माइनस का साइन आ गया, मतलब एक नेगेटिविटी ज्यादा हो गई। तो जो मेटल्स होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। इधर लिख लो, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। क्लियर बच्चों, ये चीज पता है। अब जो मेटल हो गया या फिर नॉन मेटल हो गया, वो कब स्टेबल होते हैं, जब उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो या फिर उनका डुप्लेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट क्या होता है, डुप्लेट क्या होता है, क्लास 9 में हम सभी ने कन्फिग्रेशन रीड कर रखा है, कन्फिग्रेशन पढ़ रखा है कि एटम्स का कैसे कन्फिग्रेशन करते हैं। एक बार मैं उस चीज को रिकॉल करवा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक मेटल है सोडियम मेटल। सोडियम मेटल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है सोडियम मेटल का 11। तो कोई पूछे सोडियम मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका करेंगे KLMN सेल में इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करेंगे, तो 2,8,1 मतलब 281 आएगा। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन गया, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन गया, M सेल में 1 इलेक्ट्रॉन गया। अब ये स्टेबल कब होगा, जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, इसके लास्ट वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब M सेल को 7 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। M सेल को नीड है कितने इलेक्ट्रॉन्स की, नीड 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन का। क्या ये पॉसिबल है कि M सेल को 7 इलेक्ट्रॉन M सेल गेन कर पाएगा, कोई इसे अपना 7 इलेक्ट्रॉन देगा, मेरे ख्याल से तो कोई नहीं देगा। कोई अपने 7 इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करेगा, कोई अपनी स्टेबिलिटी क्यों गंवाएगा। तो अगर इस वाले सेल को, इस वाले एटम को, सोडियम एटम को स्टेबल होना है तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये क्या बन जाएगा, Na, और Na क्या करेगा, Na प्लस बन जाएगा, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। अब इसका कन्फिग्रेशन क्या हो गया, अभी तक इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे। अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो 11 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, कन्फिग्रेशन अब इसका होगा 2,8,0, मतलब जहां पे 1 था वो 1 इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, तो 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं, 2,8। अब देखो इसके लास्ट वाले सेल में, सोडियम के लास्ट वाले सेल में अभी 8 इलेक्ट्रॉन है। Na प्लस के लास्ट वाले सेल में, Na प्लस के लास्ट वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ये Na प्लस का कन्फिग्रेशन, सोडियम का कन्फिग्रेशन तो ये आया 281 और Na प्लस का 28, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। तो जो 2828 है, अब पहले वाले सेल में डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए, तो डुप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, L सेल में 8 कंप्लीट है। तो इसकी स्टेबिलिटी, इसने अपना स्टेबिलिटी वाला स्टेट गेन कर लिया। तो इसी वजह से मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। जब मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो स्टेबल हो जाता है। अब बात करेंगे नॉन मेटल की। जो नॉन मेटल्स होते हैं बच्चों, उसका एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। जैसे मेरे पास क्लोरीन हो गया। अच्छा, वो जो क्लोरीन मेटल है या फिर नॉन मेटल, क्लोरीन गैस मेटल है या फिर नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल।
क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करोगे KLMn सेल में इलेक्ट्रॉन्स का, तो आएगा 2 8 8। क्लियर बच्चे? यहाँ पे कितना आएगा? सॉरी बच्चों, यहाँ पे 2887 आएगा। 2887 287। तो लास्ट वाले सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके लिए क्या अच्छा होगा कि ये अपना 7 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दे, किसी दूसरे एटम को, या किसी दूसरे एटम से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से ले लेगा तो इसके लिए स्टेबिलिटी वाला स्टेट आ जाएगा। तो जो क्लोरीन नॉन मेटल होगा वो एटम को गेन करेगा, एटम को गेन करेगा। तो हमें पढ़ना ये था, जो क्लोरीन नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। हमें पढ़ना ये है कि मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। तो हमने इस चीज से ये पता कर लिया कि जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और जो नॉन मेटल्स होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो जब ये इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं, तो क्या फॉर्म करते हैं? आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। वही चीज हमें पढ़ना, उसी चीज को समझाने के लिए इस स्लाइड में मैं आया। अब इनका रिएक्शन करवाऊंगा कि कैसे फॉर्म होते हैं कंपाउंड। बच्चों हमें पढ़ना था हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। हमें ये पढ़ना था कि मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों? मोस्ट मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म कैटायंस। मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? कैटायन फॉर्म करते हैं। जैसे M नाम का मेटल है, उसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो M+ और E-। कैटायन, M+ को बच्चों बोलेंगे कैटायन। ठीक है? नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म एनायंस। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं और एनायन फॉर्म कर जाता है। ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, वो तो अभी बताऊंगा अपोजिट चार्ज कैसे अट्रैक्ट करते हैं, उस चीज पे मत जाओ अभी। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे रिएक्ट कैसे करते हैं। तो इनका जो आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड जब ये रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म करते हैं आयनिक कंपाउंड। उसके लिए एक नई स्लाइड का यूज करता हूं। बच्चों अब हम रिएक्शन पढ़ेंगे कि मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जब वो रिएक्ट करते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनता है। अब वो कैसे रिएक्ट करते हैं अभी बताता हूँ। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है NaCl। NaCl सॉल्ट है मेरे पास। अब NaCl कैसे बना? हमें पता है कि जो सोडियम है Na, सोडियम क्या है बच्चों? मेटल है। और जो क्लोरीन है Cl, वो क्या है बच्चों? नॉन मेटल। अब NaCl का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। NaCl कैसे बना? क्योंकि सोडियम मेटल रिएक्ट किया होगा किसके साथ? क्लोरीन के साथ, नॉन मेटल के साथ, तभी बना होगा हमारे पास NaCl बना होगा। तो मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट किया उसी को रीड करने जा रहे हैं। इधर मैंने लिखा सोडियम, और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 2 8 1। और यहां पे मैंने लिखा क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है बच्चों? 2 8 7। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। सोडियम मेटल अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन मेटल 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ये कैसे लूज करेगा? सोडियम हो जाएगा Na+ में। जब सोडियम और क्लोरीन आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब इसका मतलब सोडियम Na+ में आके 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया। अब इसका सोडियम Na+ का कन्फिग्रेशन क्या हो गया? इसका होगा 2 8, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन था। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 10 इलेक्ट्रॉन। अब ये तुम्हारा क्या है? ये बच्चों कैटायन बोलेंगे। Na+ को हम बोलेंगे कैटायन। Na+ को क्या बोलेंगे? कैटायन। अब क्लोरीन क्या करेगा? जो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, सॉरी सोडियम ने जो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा उसी को क्लोरीन क्या करेगा? गेन कर लेगा बच्चों। जो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा उसी को क्लोरीन क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। क्लियर बच्चे? तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिविटी आ गई, तो क्लोरीन Cl- बन जाएगा। क्लियर? अभी तक इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 17 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन करोगे तो आएगा 2 8 8। अब देखो जो सोडियम था अभी यहाँ पे क्या था? नॉट स्टेबल।
स्टेबल नहीं था क्योंकि इसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन था और लास्ट सेल में मुझे 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, अब ये स्टेबल हो गया। अब जो Na+ है बच्चों, Na+ वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया, स्टेबल स्टेट में आ गया। जो क्लोरीन माइनस है, अभी ये भी बताऊंगा, क्लोरीन क्या था, यहाँ पे नॉट स्टेबल था, यहाँ पे क्या था, नॉट स्टेबल था क्लोरीन यहाँ पे, क्योंकि इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये क्या है बच्चों, नॉट स्टेबल, नॉट स्टेबल। लेकिन जब क्लोरीन से Cl- बना तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये क्या हो गया, ये फिर से स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया। क्लियर बच्चों। सेम यहाँ पे सोडियम क्या था, स्टेबल था या नॉट स्टेबल था, इसे तो 7 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत थी लास्ट सेल में, तो यहाँ पे ये सोडियम भी क्या था, नॉट स्टेबल था। तो नॉट स्टेबल से स्टेबल में लाया, नॉट स्टेबल से स्टेबल में लाया, और ये दोनों स्टेबल स्टेबल होकर रिएक्ट कर जाएंगे, दोनों आपस में अट्रैक्ट कर जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, एक चिपकने का फोर्स लगेगा, चिपकने का फोर्स लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब चिपकने वाला फोर्स, अभी ऐसे समझो। तो ये दोनों आपस में मिलके एक कंपाउंड बना लेंगे, तो जो इसके ऊपर प्लस का चार्ज है, इसके ऊपर माइनस का चार्ज है, वो कैंसिल हो जाएगा। वो कैसे कैंसिल होगा, उसको कैसे लिखना है, उस चीज को मैं अभी अच्छे से बता रहा हूं। क्लियर बच्चों। तो देखो, अब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या करा, लूज करा, उसको कैसे लिखोगे, जब इन दोनों का रिएक्शन करवाओगे, इन दोनों को ऐड करोगे, तो उसे लिखोगे कैसे। तो सोडियम था मेरे पास, सोडियम ने क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, सोडियम का सिंबल होता है Na, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा, उसको डॉट से रिप्रेजेंट करो, ऐसे डॉट लिखो। क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्या बचा, क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन हुआ, क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स था बच्चों, आउटर मोस्ट सेल में, सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन था, वो चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया। पहले सोडियम और क्लोरीन का जब रिएक्शन करवाऊंगा तो NaCl कंपाउंड बनेगा, तो सोडियम के पास लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, वो लिख दिया, जो कि डॉट से रिप्रेजेंट करा, और क्लोरीन के पास लास्ट वाले सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्रॉस से लिखूंगा बच्चों, क्रॉस से लिखूंगा, इसको पहले सही से लिखता हूं। ये 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट वाले सेल में क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन था, उस इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो सोडियम था, सोडियम के लास्ट वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो उसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज करा, सोडियम ने जो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा, वो यहाँ पे आ जाएगा, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे एरो से। क्लियर। तो जब इन दोनों का रिएक्शन हुआ, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, तो क्या बन गया, NaCl, Na+ बन गया और Cl- बन गया। क्या बन गया बच्चों, Na+ बन गया, Na+ बन गया, उसको ऐसे लिखोगे Na+, और Cl क्या बन गया, माइनस, तो Cl- को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, Cl लिखो, फिर लिखो Cl, फिर क्रॉस का साइन लगाओ, क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन था, क्रॉस का साइन 7 बार लिखो। अब 1 इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट कर दो ऐसे, और नेगेटिव का साइन यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे माइनस का साइन लगा दो। अब ये बन गया NaCl, Na+ और Cl-। अब जो ये जो प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस आपस में मिलके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, आपस में मिलके बच्चों क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी चीज को, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि Na++ Cl- से क्या बन गया, NaCl, Na++ Cl- से क्या बन गया बच्चों, NaCl बन गया। अब जब स्कूल में क्वेश्चन आएगा तो तुमको ये वाला स्टेप, जैसे मान लो पूछा गया फॉर्मेशन ऑफ NaCl, तुमको ये वाला स्टेप करना है, ये लिखना है, ये वाला स्टेप ऐसे शो करोगे, ये स्टेप शो करोगे, उसके बाद तुम ये वाला स्टेप लिखो, ये वाला स्टेप लिखोगे इस फॉर्म में, इसी फॉर्म में, तब तुमको पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है बच्चों। अब एक फॉर्मेशन और लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं।
एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3 का फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 सबसे टफेस्ट फॉर्मेशन है बच्चों, सबसे टफेस्ट फॉर्मेशन है। और ये एक आयनिक कंपाउंड है, हम सबको पता चल गया कि जब मेटल और नॉन मेटल से कंपाउंड फॉर्म होते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनते हैं। तो कोई क्वेश्चन अगर आ गया फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 तो कैसे फॉर्म करोगे? अब बच्चों एल्यूमिनियम, इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? कन्फिग्रेशन इसका, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 283। तो एल्यूमिनियम 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, पॉसिबल नहीं है 5 इलेक्ट्रॉन गेन करना। ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसके बाद 3 बार नेगेटिव आ जाएगा, Al3 माइनस प्लस 3E माइनस, ऐसे लिखोगे। 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, क्योंकि ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करना पॉसिबल नहीं है एल्यूमिनियम के लिए, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना पॉसिबल है, वो ज्यादा आसानी से कर देगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया? लूज कर दिया। अब इसका कन्फिग्रेशन क्या हो गया? एल्यूमिनियम 3 प्लस का कन्फिग्रेशन 2 8। तो अभी तक ये क्या था? नॉट स्टेबल था, अब ये स्टेबल हो गया। मतलब लास्ट वाले सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, अगर पहला सेल है, अगर तुम्हारा के सेल है तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, तब तो मान लो स्टेबल है एटम। बाकी एल एम एन सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एटम नॉट स्टेबल। अब यहाँ पे एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसका मतलब एटम स्टेबल हो गया। 2,8 कन्फिग्रेशन हो गया एल्यूमिनियम 3 माइनस का। क्लियर? सेम मेरे पास ऑक्सीजन को ले लो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है, तो इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा? 2,6। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है और एल्यूमिनियम एक मेटल है। 2,6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो तो ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ऑक्सीजन गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन और क्या फॉर्म कर देगा? O2 नेगेटिव। अब जो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा, वो इसी एल्यूमिनियम से, जो एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करा था, इसी 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ने ले लिया। ऑक्सीजन ने, जो एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करा था, उसी 3 इलेक्ट्रॉन में से ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तब जाके O2 नेगेटिव बना। अब इसका O2 नेगेटिव का, O2 माइनस बोलो या O2 नेगेटिव बोलो, इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा? 2,8, क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन था, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया तो 2,8। तो यहाँ पे नॉट स्टेबल था, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? स्टेबल हो गया। क्लियर? आई होप ये सबको समझ आया होगा। अब देखो, जब 2 एल्यूमिनियम, तो एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 2 एल्यूमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन। अब एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन को लास्ट वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन की ही जरूरत है, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो कितने ऑक्सीजन मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन ले पाएंगे? 3 ऑक्सीजन मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन ले पाएंगे। इसीलिए कंपाउंड बनता है Al2O3। इसीलिए जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं Al2O3। 2 एल्यूमिनियम 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 एल्यूमिनियम 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और 3 ऑक्सीजन मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। अब लिखना हमें कैसे, हमें स्टेप कैसे फॉलो करना है, उसका फॉर्मेशन शो कैसे करना है? तो फर्स्ट स्टेप में ये करोगे, सेकंड स्टेप में ये करोगे। अब हमें पता है कि अब दूसरी बार दूसरा इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम लिखूं, फिर उसका भी ये ऐसे शो करूं कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो सेम सिमिलर होता है, इस वजह से उसे शो करने की जरूरत नहीं है। अब हम गेन करवाएंगे। यहां पे करते हैं। क्लियर? तो एल्यूमिनियम, इधर ऐसे लिखो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लास्ट वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था? 3 इलेक्ट्रॉन था, तो इसको 3 बार डॉट से रिप्रेजेंट करो। तीन बार मैंने क्या किया? डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो 2 एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा? बताओ, सोच के बताओ। अगर एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो 2 एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है? या इसको ऐसे लिखो तुम लोग,
ये 6 इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। अब हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों? ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करो, 6 बार क्रॉस लगा। अच्छा बच्चों, इसी एल्यूमिनियम को एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसी चीज को दो तरीके से लिख सकते हैं। लिख के बताता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मेरे पास एक एल्यूमिनियम में ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करा, और मेरे पास कितना एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम, तो 2 एल्यूमिनियम को मैं अलग अलग लिखूंगा, अलग अलग मैंने लिख दिया, अलग अलग शो कर दिया। इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन लूज करा, इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन लूज करा। अब 3 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा। हर एक ऑक्सीजन 2-2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तब जाके उसका। अब ऑक्सीजन का साइज थोड़ा यहाँ पे छोटा करता हूँ इसको, ठीक है। 2 2 4 6, 3 ऑक्सीजन था, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे लिखो, और क्रॉस 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 क्रॉस, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। फिर एक ऑक्सीजन, 1 2 5 6, ठीक है बच्चों। अब 2 एल्यूमिनियम 6 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, और 3 एल्यूमिनियम मिलके, सॉरी 3 ऑक्सीजन मिलके 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो देखो, यहां से ऐसे एरो शो करो, और एक डॉट यहाँ पे रख दो, यहां से एक एरो ऐसे शो करो यहाँ पे, और एक डॉट रख दो। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने इस एल्यूमिनियम से ले लिया, अब इस एल्यूमिनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ले रह गया, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देगा, इसको दे दिया, इस वाले ऑक्सीजन। अब ये वाला ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इससे भी ले लेगा, ये वाला भी एल्यूमिनियम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्लियर बच्चों? अब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और इस वाले का भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसने तीनों अपने लूज कर दिया। इसने 2 गेन कर लिया, इसने 2 गेन कर लिया, है ना बच्चे? अब ये वाला जो ऑक्सीजन है, इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये इससे ले लेगा फिर से, ये इसने भी ले लिया। तो अभी देखो, अभी ये एल्यूमिनियम था, इसने तीनों लूज कर दिया, इस वाले में ने भी तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और इसने 2 ले लिया, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब सारे स्टेबल फॉर्म में आ गए। अब इनका कंपाउंड कैसे फॉर्म होगा, उसको एरो लगा के ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। यहाँ पे लिखोगे एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम कितना था, 2 बार एल्यूमिनियम था, इसलिए यहाँ पे नीचे 2 लगा दो। 2 एल्यूमिनियम था, एक एल्यूमिनियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया, 3, तो 3 नेगेटिव, यहाँ पे लिखो 3 नेगेटिव, और 2 एल्यूमिनियम था। अब इसको बॉक्स में बंद कर दो, बॉक्स में बंद करो। फिर एक बॉक्स ऐसे लगाओ। ऑक्सीजन कितना था, 3 ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन मेरे पास कितना था, O3, 3 ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को कैसे शो करोगे, पहले इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करो, तो 6 इलेक्ट्रॉन को इसके पास लिखो, 2 4 6। अब 2 एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इस एल्यूमिनियम से, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। रिप्रेजेंटेशन ध्यान से देखना बच्चों, अगर एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया तो किसी भी कंपाउंड का अगर फॉर्मेशन बोल दिया गया तो कर लोगे, इजिली कर लोगे। अब ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया था, 2 नेगेटिव आया था। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया था, ये देखो, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज आया, तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज लगा दो, 2 नेगेटिव। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन थे, 3, तो उसको ऐसे कर दो। क्लियर बच्चों? अब एक चीज और, तुम लोग चाहो तो 2 को बॉक्स के बाहर लिखो और 3 को बॉक्स के बाहर लिखो, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। चाहो तो 2 को बॉक्स के बाहर लिखो, चाहो तो 3 को बॉक्स के बाहर लिखो, दोनों ही सही होगा, ये भी सही है, ये भी सही है। क्लियर बच्चों? तो इस चीज को ध्यान से सीखने का, ध्यान से समझने का जरूरत था, थोड़ा फोकस रह के। इस वजह से मैं इस चीज को आराम आराम से करवाया, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
अब बाकी आपका होमवर्क दे देता हूँ इस टॉपिक से कि इस चीज का प्रैक्टिस करना, इन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करना। आप करना कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, इन दोनों का फॉर्मेशन करना। इनका भी फॉर्मेशन बहुत आसान है। कैल्शियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कैल्शियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन उसे गेन कर लेगा। मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन उसको गेन कर लेगा। उसके बाद अब हम कौन सा टॉपिक हमें करना है अभी, और जो इन आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करना तुम लोग, पोटेशियम ऑक्साइड का, कैल्शियम क्लोराइड का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ है। अब पढ़ेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, आयनिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे और उसका प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड की, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है, जैसे मान लो मेरे पास NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, तो ये बना कैसे, NaCl कैसे बना होगा बच्चों, Na प्लस और Cl माइनस को ऐड करके ये बना होगा, Na प्लस और Cl माइनस को। तो ये जो प्लस और माइनस है ये एक अपने आप में फोर्स होता है बच्चों, ये फोर्स लगाते हैं एक दूसरे से। प्लस और माइनस नेगेटिव है, ये अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और क्योंकि ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स से रिलेटेड है, इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन आयंस, ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन, लॉट्स ऑफ एनर्जी टू ब्रेक, मतलब ये इतने स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं कि इनको अगर ब्रेक करना है, इनको अलग अलग करना है, तो बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ती है। इसी वजह से बोला गया कि हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसके बाद बच्चों सॉल्यूबल इन वाटर, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे NaCl एक आयनिक कंपाउंड, वो क्या है, वाटर में सॉल्यूबल है, सॉल्यूबल इन वाटर, आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्यूबल है बच्चों, जनरली सॉल्यूबल इन वाटर, इनसॉल्यूबल इन सॉल्वेंट्स लाइक कैरोसिन एंड पेट्रोल। कैरोसिन में और पेट्रोल में आयनिक कंपाउंड क्या होता है बच्चों, इनसॉल्यूबल होता है, इनसॉल्यूबल होता है। और सॉल्यूबल किसमें होता है, वाटर में होता है। कंडक्ट इन सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं सॉल्यूशन में और मोल्टन स्टेट में। अगर NaCl का सॉल्यूशन है तो वो कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इस वजह से कंडक्ट करेगा क्योंकि जब NaCl को वाटर में डालूंगा तो ब्रेक हो जाएगा। जैसे NaCl को बच्चों, जब NaCl को वाटर में डालोगे तो Na प्लस में ब्रेक हो जाएगा, प्लस Cl माइनस में, और वाटर के अंदर ये फ्रीली मूव करेगा, और जब ये मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। आयंस जब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वही लिखा है आयंस बिकम फ्री टू मूव एंड कैरी चार्ज। मतलब आयन जब ब्रेक करेगा आयनिक कंपाउंड तो आयन का आयन में बन गया, तो आयन तो चार्ज होता ही है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करेगा और सॉल्यूशन में भी कंडक्ट करेगा। उसके बाद हार्ड बट ब्रिटल, आयनिक कंपाउंड हार्ड तो होता है लेकिन ब्रिटल भी होता है, मतलब बिखर जाता है, ब्रिटल का मतलब बिखर जाता है, एक तरीके से टूट के अलग हो जाता है। हार्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है, इतना अच्छा बॉन्ड होता है उनके बीच में कि बहुत हार्ड होता है, वो बॉन्ड उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। बट ब्रेक इजिली व्हेन स्ट्रक, लेयर्स शिफ्ट एंड लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस एक दूसरे से दूर जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसी वजह से वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। सॉल्ट क्रिस्टल वही सब बताया गया, इसमें सेटल हो जाते हैं। आगे मूव करते हैं, अकरेंस ऑफ मेटल इन नेचर। अब पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ मेटल इन नेचर। हम सबको पता है बच्चों, अर्थ क्रस्ट जो होता है, अर्थ क्रस्ट में मेटल्स पाए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट में ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं जिनमें मेटल, किसी भी मेटल का एक पार्टिकुलर हाई अमाउंट होता है, हाई परसेंटेज एक पार्टिकुलर मेटल का होता है ना।
तो अर्थ क्रस्ट में हमें ये पता है कि अर्थ क्रस्ट के अंदर सब्सटेंस पाए जाते हैं, जिन सब्सटेंस में मेटल्स भी होते हैं। अब मिनरल्स क्या होता है बच्चों? मिनरल्स अर्थ क्रस्ट में ही पाया जाता है, मतलब जो अर्थ है उसके ऊपरी हिस्से पे जब खुदाई करोगे तो मिनरल्स मिलेगा। एलिमेंट्स और कंपाउंड ऑफ मेटल्स दैट अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट। मेटल का एलिमेंट और कंपाउंड जो अर्थ क्रस्ट में नेचुरली पाया जाता है उसको मिनरल बोलते हैं। और क्या होता है? ओर्स भी मिनरल होता है। सारे ओर्स मिनरल्स होते हैं, लेकिन सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते। अब और का डेफिनेशन देखो, अ मिनरल फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। ऐसे मिनरल्स जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ मेटल पाए जाएं, ऐसे मिनरल्स जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ मेटल पाए जाएं और उन मिनरल से हम आसानी से अच्छे तरीके से मेटल्स को अलग कर सकते हैं, उस चीज को बोलते हैं ओर। गैंग क्या होता है बच्चों? अनवांटेड इम्प्योरिटीज। जैसे जब मिनरल्स को अर्थ क्रस्ट से निकालोगे तो सैंड होगा, रॉक होगा, तो कुछ इम्प्योरिटीज लगी होती हैं, उनको बोलते हैं गैंग। अब वही बताया गया, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स और लेस रिएक्टिव में मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल। मोस्ट रिएक्टिव मेटल जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम फाउंड एज कंपाउंड ऑक्साइड्स। या तो उनका जो अर्थ क्रस्ट में जो वो पाए जाते हैं ये मेटल्स, वो ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो कार्बोनेट के फॉर्म में, या तो सल्फाइड और या फिर क्लोराइड्स। ठीक है। अब बच्चों एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल, मैं ये चीज़ करवाने से पहले अभी मैं तुम लोगों को दूसरे स्लाइड पे कुछ चीज़ बताऊंगा। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। क्या पढ़ेंगे? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जिसको हम बोलते हैं मेटलर्जी। अब में हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा हमारे पास 3 टाइप के मेटल थे। कितने टाइप के मेटल्स थे? 3 टाइप के मेटल्स थे बच्चों। एक तो हाई रिएक्टिव, एक लेस रिएक्टिव, और एक हाई रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव और मॉडरेट रिएक्टिव। तो उन चीज़ों को पहले मैं एक बार सीरीज वो दिखा देता हूँ, रिएक्टिविटी सीरीज तुम लोगों को। कहाँ है, कहाँ ये रिएक्टिविटी सीरीज में जो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब हाई रिएक्टिव मेटल्स है। जो नीचे के मेटल्स हैं, बीच के मेटल्स, ये सब मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं। कॉपर, मर्क्यूरी, गोल्ड और सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब लो रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो इनका इनका जो ये इनका ओर प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, उन ओर से इन मेटल्स को अलग करने का अलग अलग मेथड होता है, अलग अलग प्रोसेस होता है। तो उस कॉन्सेप्ट का नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। उसी कॉन्सेप्ट का नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, या उसी चीज को हम बोल सकते हैं मेटलर्जी। क्लियर बच्चे? अब इसमें 3 तरीके से मेटल हमने पढ़ा। एक तो हमने देखा कि मेटल कैसा होता है, हाई रिएक्टिव। एक हमने देखा कि मेटल क्या होता है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। और एक लो रिएक्टिव मेटल। क्लियर बच्चों? अब हाई रिएक्टिव मेटल्स का जो और प्रेजेंट होता है अर्थ में, उनका हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर। हाई रिएक्टिव मेटल का जो ओर प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट में, जब उन ओर्स को निकालना होता है, उन ओर्स से मेटल्स को निकालना होता है, तो जिस मेथड का यूज करते हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर्स। उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, इन मेटल को जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हम उसके बाद हमें मेटल मिल जाता है। जब ओर का हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें मेटल मिल जाता है। अब जब हमें मेटल मिल जाता है तो मेटल में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज बची रह जाती हैं, तो उसका हम रिफाइनिंग करते हैं बच्चों। और रिफाइनिंग भी करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं। अब मॉडरेट रिएक्टिव मेटल का जो ओर प्रेजेंट होता है वो 2 तरीके से ओर होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर। एक तो होता है बच्चों कार्बोनेट ओर,
और एक होता है बच्चों सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर, तो कार्बोनेट ओर को हम सबसे पहले क्या करते हैं, हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। मतलब एयर की कोई जरूरत नहीं होती है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, बिना ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाए उसको हीट कर देंगे। और कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेटल ऑक्साइड में। और इसको भी हीट करते हैं, सल्फाइड ओर को भी, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है वो, मेटल ऑक्साइड में। अब कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इधर लिख देता हूं मैं, हीट इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर। और जो सल्फाइड ओर होता है उसको हीट करते हैं, हीट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। यह बहुत मतलब इसमें तो प्रेजेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं, लेकिन कार्बोनेट एयर में एब्सेंस ऑफ एयर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, या तो इसी चीज को बोल सकते हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, मतलब हीट जो होता है वो ना के बराबर। जैसे अब ओर्स देखो, कार्बोनेट ओर का एक एग्जांपल ले लो, जिंक कार्बोनेट, ZnCO3। क्लियर बच्चे। सल्फाइड ओर का एग्जांपल जैसे जिंक सल्फाइड, ZnS। क्लियर। अब जब मेटल ऑक्साइड तक हम पहुंच जाते हैं, जब सल्फाइड ओर को या फिर कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं तो हम पहुंच जाते हैं मेटल ऑक्साइड तक। अब मेटल ऑक्साइड से मेटल को निकालना आसान है बच्चों। मेटल के ओर्स से, मेटल के ओर्स से मेटल्स को निकालना ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन मेटल के ऑक्साइड से मेटल्स को निकालना आसान है। इसी वजह से जब हमारे पास मेटल का ओर होता है तो सबसे पहले उसको हीट करते हैं, उसको हीट करके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जब मेटल ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, इनका रिडक्शन करवाएंगे। मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है बच्चों ऑक्सीजन को रिमूव कर देना। रिडक्शन का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड से, किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन को रिमूव कर देना। तो जो मेटल ऑक्साइड है, जब इसको हम रिमूव करेंगे तो उस प्रोसेस को बोलेंगे रिडक्शन। तो जब रिडक्शन करवाएंगे बच्चों तो हमें मेटल मिलेगा, हमें मेटल मिलेगा, रिडक्शन के बाद हमें मेटल मिलेगा। लेकिन मेटल को फिर रिफाइन करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी, कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल उसमें लगा ही रह जाएगा, सैंड वगैरह थोड़ा बहुत रहेगा, तो उसका हम करेंगे रिफाइनिंग। एक मिनट, रिफाइनिंग करते हैं। क्लियर बच्चे। अब जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, लो रिएक्टिव मेटल्स, वो ज्यादातर सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, सल्फाइड ओर के फॉर्म में। लो रिएक्टिव मेटल का होता है बच्चों सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर। तो सल्फाइड ओर को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। सल्फाइड ओर को जब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर में हीट करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। अब मेटल ऑक्साइड का हम क्या करेंगे बच्चों, रिडक्शन करेंगे। मेटल ऑक्साइड का जब रिडक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, रिडक्शन करने पे हमें मेटल मिल जाएगा। लेकिन मेटल का हम मेटल को और प्योर फॉर्म में लाएंगे, मतलब उससे जो सैंड है उसको भी अलग करेंगे, मेटल को और प्योर फॉर्म में लाएंगे। तो और प्योर फॉर्म में लाऊंगा तो उसका रिफाइनिंग करना पड़ेगा और शुद्ध करना पड़ेगा उस चीज को, इसका रिफाइनिंग करेंगे। क्लियर बच्चों। आई होप ये चीज अच्छे से समझ आया होगा। अब हाई रिएक्टिव मेटल का हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं मोल्टन ओर का। हाई रिएक्टिव मेटल्स में जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब। अब मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल में जिंक का करेंगे। चलो जिंक का पढ़ते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, metals from their ores, from their ores। जैसे मेरे पास एक सल्फाइड ओर, सॉरी मान लो मेरे पास एक जिंक का कार्बोनेट ओर है,
जिंक का कार्बोनेट और ZnCO3 एक और है। जिंक एक मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, जिंक एक मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, और जिंक का मेरे पास कार्बोनेट और है, और जिंक का सल्फाइड और भी है मेरे पास। ये रहा जिंक का सल्फाइड और ZnS। अब जिंक के सल्फाइड ओर से मुझे जिंक तक जाना है, जिंक के सल्फाइड ओर से मुझे जिंक तक जाना है, और जिंक के कार्बोनेट ओर से मुझे जिंक तक जाना है। तो सल्फाइड ओर का हम क्या करते हैं, हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो चलो करके देखते हैं। जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड को हम सल्फाइड ओर है इसलिए हम इसे हीट करेंगे मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन किस में हीट करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर प्लस O2। इसका मतलब अगर प्रेजेंस ऑफ एयर है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट डायरेक्ट हो, हीट करेंगे तो फॉर्म क्या होगा बच्चों, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब हमारे पास जिंक ऑक्साइड आ गया बच्चों, जिंक ऑक्साइड हमारे पास आ गया। अब हम जिंक ऑक्साइड का क्या करेंगे, रिडक्शन करवा देंगे, क्योंकि मेटल ऑक्साइड हमें मिल गया। अब मेटल ऑक्साइड का हम रिएक्शन करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे। तो मेरे पास इधर देखो बच्चों सल्फाइड और था, क्या था, सल्फाइड और था। सल्फाइड और से मैं कहां तक का सफर करा, मेटल ऑक्साइड तक का, मेटल ऑक्साइड। अब बच्चों मेटल ऑक्साइड का हम करवाएंगे रिडक्शन। अब मेटल ऑक्साइड का हम क्या करवाएंगे बच्चों, रिडक्शन करवाएंगे। तो मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करवाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे मेटल ऑक्साइड को जिंक ऑक्साइड, जो कि मेटल ऑक्साइड है। रिडक्शन का मतलब बच्चों ऑक्सीजन को इस सब्सटेंस से, इस कंपाउंड से अलग कर देना, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को दूर कर देना। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन करवाने के लिए हम इसका रिएक्शन करवाते हैं कार्बन के साथ। जब कार्बन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं बच्चों तो हमारे पास आ जाता है जिंक, जिंक बन जाएगा और बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड CO, जिंक बन जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा बच्चों, क्लियर। जिंक बन जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जो जिंक है बच्चों मेरे पास, जिंक, अब देखो मेरे पास मेटल आ गया, मेटल आ गया। मैंने जिंक ऑक्साइड का क्या करवाया, रिडक्शन करवाया। जिंक ऑक्साइड का मैंने यहाँ पे क्या करवाया, रिडक्शन करवाया, रिडक्शन कार्बन के साथ में, कार्बन के हेल्प से रिडक्शन करवाया। जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन कार्बन के साथ करवाया तो ऑक्सीजन कार्बन से अटैच हो गया और जिंक हमारा अलग हो गया। मतलब हम मेटल ऑक्साइड से मेटल तक का सफर कर लिए। रिडक्शन हमने करवाया किसका, मेटल ऑक्साइड का। मेटल ऑक्साइड का, मेटल ऑक्साइड से हम कहां तक आ गए, मेटल तक आ गए। आपको बस ये रिएक्शन लिखना है अपने एग्जाम्स में। ये सारी चीजें समझो, कैसे लिख रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, सारी चीजें समझो, डाइजेस्ट करो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, डीप में पढ़ना है, क्लियर बच्चों। कार्बन मोनोऑक्साइड, तो मैंने जिंक सल्फाइड को, जिंक सल्फाइड से जो सल्फाइड और था किसका, जिंक का सल्फाइड और, ZnS का मतलब हो गया जिंक का सल्फाइड और जिंक के सल्फाइड और से मैंने जिंक को अलग किया। उससे अलग करने के लिए इतने प्रोसेस को फॉलो करना पड़ा। पहले तो जिंक सल्फाइड को हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो जब उसको हीट किया तो जिंक ऑक्साइड बना, मेटल ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज। फिर उसके बाद जिंक ऑक्साइड जो मेटल ऑक्साइड था उसका मैंने रिडक्शन करवाया। मेटल ऑक्साइड मेरे पास क्या है, जिंक ऑक्साइड, और उसका मैंने रिडक्शन कार्बन के साथ जब रिएक्शन करवाया तो ऑक्सीजन इससे हट गया, तो बना यहाँ पे जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर बच्चों। अब ZnCO3 का देखो, ZnCO3 का मेरे पास एक फिर से और है, जिंक कार्बोनेट और। अब मैंने बताया बच्चों कार्बोनेट और को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कार्बोनेट और को हम हीट करते हैं लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो इसको हीट करेंगे जिंक कार्बोनेट को हम क्या करेंगे बच्चों, हीट करेंगे, हीट कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर का मतलब, या फिर इन द लिमिटेड सप्लाइड ऑफ एयर का मतलब कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं हो रहा है डायरेक्ट। तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, CO2। क्लियर बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसको बैलेंस चाहो तो बैलेंस कर लो,
बैलेंस है ये ऑलरेडी। जिंक यहाँ पे एक जिंक दो, 3 ऑक्सीजन इधर है, 3 ऑक्सीजन उधर है, एक कार्बन वहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, बैलेंस है बच्चों ये ऑलरेडी। तो अब जिंक ऑक्साइड मेरे पास मिल गया। फिर से जिंक ऑक्साइड से मुझे कहाँ तक जाना है, जिंक तक जाना है। तो फिर से इस जिंक ऑक्साइड का क्या करवा दो, तुम रिडक्शन करवा दो। इस जिंक ऑक्साइड का तुम क्या करवा दो, रिडक्शन करवा दो। रिडक्शन का मतलब कि जिंक ऑक्साइड को तुम रिएक्ट करवा दो किसके साथ, कार्बन के साथ में। कार्बन के साथ में रिएक्ट करवाओगे तो क्या बन जाएगा, जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन अलग हो जाएगा। अब बच्चों कार्बन, ये जो जिंक मेटल है इसका भी हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं। मतलब रिफाइनिंग का मतलब ये प्योर मेटल मुझे मिल गया, मुझे प्योर मेटल ही मिला, लेकिन उस मेटल में भी कुछ ना कुछ सैंड पार्टिकल लगा होगा, कुछ ना कुछ रॉक हो सकता है लगा हो, सैंड पार्टिकल लगा हो। तो उसका हम क्या करेंगे, उसका फिर से रिफाइनिंग करवाएंगे। रिफाइनिंग का मतलब और शुद्ध करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, मतलब कुछ ना कुछ करंट का हेल्प लेके। इलेक्ट्रोलिटिक यहाँ वर्ड यूज हुआ, इसका मतलब करंट का, इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके हम उसको अच्छे से और शुद्ध करेंगे और रिफाइन करेंगे। क्लियर बच्चों। तो जिंक मेटल मुझे यहां से मिल गया और कार्बन गैस, कार्बन अपना अलग हो गया। जब जिंक कार्बोनेट का, जब कार्बोनेट ओर का को हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है बच्चों। जब कार्बोनेट ओर को हम हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, और जब हम सल्फाइड ओर को हीट करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है। ये चीज याद रखना। अब हमने बच्चों क्या रीड करा, यहाँ पे क्या पढ़ा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव, एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट, सॉरी, एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल। लो रिएक्टिव मेटल्स। तो बच्चों लो रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन हमें पढ़ना है। एक बार फिर से आपको वो दिखाऊंगा मैं, रिएक्टिविटी सीरीज। लो रिएक्टिव मेटल्स में जैसे बच्चों मरकरी हो गया, और सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब क्या है, लो रिएक्टिव मेटल। लेकिन हम केवल कॉपर के ओर का और मरकरी के ओर का क्या पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे। सिर्फ कॉपर के ओर से कॉपर को अलग करेंगे और मर्क्यूरी के ओर से मर्क्यूरी को अलग करेंगे, है ना। यही दो एक्सट्रैक्शन हमें पढ़ाया गया। और जो सिल्वर है, जो बच्चों सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये नेचर में जो अर्थ क्रस्ट में ये फ्रीली होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं। ये इनके इनके ओर्स नहीं पाए जाते। गोल्ड का, प्लेटिनम का, सिल्वर का इनका ओर्स नहीं पाया जाता है ना बच्चे। इनका ओर्स अर्थ क्रस्ट में नहीं पाया जाता। अर्थ क्रस्ट में जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं कॉपर और सिल्वर, सॉरी कॉपर और मरकरी, कॉपर का और मरकरी का ओर पाया जाता है बच्चों। क्लियर। एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल्स। लो रिएक्टिव मेटल्स जैसे जैसे कि बच्चों मेरे पास Hg एक लो रिएक्टिव, ये क्या है, मरकरी एक लो रिएक्टिव मेटल है, कॉपर एक लो रिएक्टिव मेटल, लो रिएक्टिव मेटल, है ना बच्चों। तो मरकरी का जो ओर होता है अर्थ क्रस्ट में वो सल्फाइड ओर होता है। मरकरी का जो ओर होता है वो होता है HgS, HgS। इसको बच्चों हम, ये सल्फाइड ओर, इसको हम सिनाबार भी बोलते हैं, CINNABAR, सिनाबार भी बोलते हैं। चाहे बोलो सल्फाइड ओर, चाहे बोलो सिनाबार, सल्फाइड ओर और मरकरी या फिर सिनाबार। तो मरकरी क्या होता है बच्चों, अब सल्फाइड ओर है तो इसको हम करेंगे, हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो बच्चों HgS का हम क्या करते हैं, सल्फाइड ओर है तो इसको हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर के साथ। तो क्या फॉर्म होगा बच्चों, जब इसको हम हीट करेंगे बच्चों, सल्फाइड ओर को हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, HgO बनेगा, मर्करी ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि सल्फाइड ओर है, और सल्फाइड ओर को जब हीट करोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होगा, रिलीज होगा, है ना। तो जो हमारे पास मर्करी ऑक्साइड बना, अब मर्करी ऑक्साइड का रिडक्शन कैसे करवाएंगे, मर्करी ऑक्साइड से मर्करी को निकालना है। तो बच्चों मर्करी क्या होता है, इसे रिडक्शन करवाने के लिए हमें सिर्फ इसे हीट करना पड़ता है। जब मर्करी को हम रिडक्शन करवाएंगे बच्चों, मर्करी का हम क्या करवाएंगे, रिडक्शन,
तो किसी और मेटल के साथ में रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी और सब्सटेंस के साथ में इसे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। इसको सिर्फ हीट कर दो। फिर से हम क्या करेंगे, मरकरी ऑक्साइड को फिर से हम हीट कर देंगे। क्या करेंगे, हीट कर देंगे। और हीट करते ही ये किस में बन जाएगा, मरकरी का प्योर मेटल आ जाएगा और ऑक्सीजन गैस। इसे बैलेंस कर दो 2R2। क्लियर बच्चे? यस और नो? इस रिएक्शन को भी चाहो तो बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे इधर इस साइड में 3 ऑक्सीजन, इस साइड में 2 ऑक्सीजन। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सल्फर 2 हो गया, मरकरी भी 2 हो गया, तो बैलेंस हो गया ये रिएक्शन। क्लियर बच्चे? अब कॉपर सल्फाइड, अब कॉपर सल्फाइड का और मैंने तो HGS, एक लो रिएक्टिव मेटल जो HG था लो रिएक्टिव मेटल, उसका मैंने एक्सट्रैक्शन पढ़ लिया, आप सभी को पढ़ा दिया। अब पढ़ेंगे कॉपर भी एक लो रिएक्टिव मेटल से, जो कि हमारे बुक में भी इसका एक्सट्रैक्शन दे रखा है, तो अब इसका एक्सट्रैक्शन करेंगे। Cu2S, बच्चों Cu2S कॉपर सल्फाइड। अब ये सल्फाइड और है तो इसको क्या करेंगे, हम हीट करेंगे। इसको हीट करने का मतलब हो गया ऑक्सीजन के साथ ये कांटेक्ट कर लेगा, ऑक्सीजन के साथ में ये कांटेक्ट करेगा। जब ये ऑक्सीजन के साथ में कांटेक्ट करेगा तो हीट करेंगे इसे हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड प्लस गैस कौन सा रिलीज होगा, सल्फाइड है, सल्फाइड और तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। कौन सा गैस रिलीज होगा बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्लियर? अब कॉपर ऑक्साइड हमारे पास जो यहाँ पे मेटल मिला मुझे, कॉपर ऑक्साइड जो मेटल मिला, मतलब मेटल ऑक्साइड जो मिला मुझे, मेटल ऑक्साइड, इस मेटल ऑक्साइड का हम क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे। तो बच्चों इस मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करवाने के लिए, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन करवाने के लिए मुझे कार्बन की जरूरत नहीं है। इसी चीज को, कॉपर ऑक्साइड को फिर से इसी कॉपर के सल्फाइड और से रिएक्ट करवा दो। जैसे कॉपर ऑक्साइड है मेरे पास, कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड को रिएक्ट करवा दो किसके साथ, कॉपर सल्फाइड के साथ, मतलब कॉपर के सल्फाइड और के साथ रिएक्ट करवा दो। इसके रिडक्शन के लिए मुझे कॉपर से रिएक्शन करवाने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी और सब्सटेंस के साथ में रिएक्ट करवाने की जरूरत है। सिर्फ कॉपर ऑक्साइड को फिर से इसके साथ में रिएक्ट करवा दो, कॉपर सल्फाइड के साथ में। तो मैंने फिर से उसके साथ में रिएक्ट करवाया। अब कॉपर मेटल डायरेक्ट आ जाएगा, कॉपर मेटल आ गया प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगा, कॉपर मेटल आ गया। अब कॉपर मेटल तो हमें मिल गया, लेकिन कॉपर मेटल को और रिफाइन करेंगे। कॉपर मेटल तो हमें मिल गया, अब ये मेटल ही है बच्चों, मेटल मिल गया हमें, प्योर मेटल मिल गया, लेकिन इसे हम फिर से रिफाइन करेंगे। इसे हम रिफाइन करेंगे तभी एकदम से प्योर मेटल मिल जाएगा। मेटल मिला, अब हम इसका क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे। तो बच्चों हमें प्योर मेटल मिल जाएगा, बहुत प्योर मेटल मिल जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे भी मेटल, प्योर मेटल ही मिला, यहाँ पे भी प्योर मेटल, लेकिन यहाँ पे मैंने प्योर मेटल लिखा, यहाँ पे प्योर मेटल नहीं लिखा। रीजन क्योंकि यहाँ पे जो मेटल मिला कुछ ना कुछ सैंड वगैरह वहां पे लगा होगा, और जो यहाँ पे मेटल मिलेगा मुझे इस पॉइंट पे रिफाइनिंग के बाद में, वो एकदम से प्योर मेटल होगा। उसमें ना तो कोई सैंड होगा ना कुछ और होगा, सिर्फ कॉपर ही कॉपर होगा। क्लियर बच्चे? तो अब रिफाइनिंग सीखेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती कैसे। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग सीखेंगे बच्चों, नया कॉन्सेप्ट है ये। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। क्लियर बच्चों? अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में हम कॉपर सल्फेट को रिफाइन करेंगे, कॉपर मेटल को ही रिफाइन करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, एक कंटेनर लेना है, और कंटेनर के अंदर CuSO4 का सॉल्यूशन लेना है। मतलब सॉल्यूशन का मतलब वाटर भी है और CuSO4 सॉल्ट है। कॉपर सल्फेट बच्चों क्या है, कॉपर सल्फेट
CuSO4 एक बच्चों क्या है, ये सॉल्ट है, ये एक सॉल्ट है ना, कॉपर सल्फेट का सॉल्ट प्लस वाटर, कॉपर सल्फेट का सॉल्ट, कॉपर सल्फेट सॉल्ट लेंगे और वाटर, कॉपर का सॉल्ट लेंगे, कॉपर सल्फेट और वाटर लेंगे, इसके अंदर इन दोनों चीज को इसके अंदर लेंगे, है ना बच्चों। तो ये क्या बन गया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया, ये बन गया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। एक मिनट, इसको इधर ही रखो, ठीक है बच्चे, क्लियर। अब मैंने कंटेनर लिया, इस कंटेनर में CuSO4 का सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4 लिया। अब इसमें दो इलेक्ट्रोड रखूंगा, दो स्ट्रिप रखूंगा, दो कॉपर का कॉपर मेटल का स्ट्रिप रखूंगा, एक यहां पे रख रहा हूं और एक यहां पे रख रहा हूं। ये भी कॉपर मेटल है, ये भी कॉपर मेटल है, ये भी कॉपर मेटल है, लेकिन ये जो मैंने कॉपर मेटल निकाला था, किससे निकाला था, ये जो कॉपर मेटल है, यहाँ पे ये वाला मेटल है कॉपर, अभी कुछ ना कुछ इसके पास इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी का मतलब सैंड लाइक, इम्प्योरिटी लाइक सैंड वगैरह थोड़ा बहुत इसके पास लगा होगा, तो उसका रिफाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो है इम्प्योर कॉपर है, ये इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप है, इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप। और जो यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा इसका साइज देखो, इसका ये थोड़ा सा मोटा कॉपर है, थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज है, जो इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप था वो थोड़ा थिक है, थोड़ा ज्यादा है, और जो मैंने प्योर कॉपर लिया, इसको ये प्योर कॉपर है बच्चों, प्योर कॉपर स्ट्रिप, प्योर कॉपर स्ट्रिप। ये थोड़ा सा इसका साइज मैंने कम लिया, मतलब प्योर वाला जो कॉपर था वो थोड़ा कम ही लिया। अब इन दोनों चीजों को क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करवाएंगे, बैटरी से कनेक्ट करवाएंगे बच्चों। ये प्लस साइन बैटरी का और ये माइनस साइन बैटरी का, बैटरी से कनेक्ट करवाया। तो ये हो गया तुम्हारा एनोड, इस चीज को क्या बोलेंगे, अब ये एम्प्योर कॉपर स्ट्रिप तो है, लेकिन इस चीज को हम एनोड भी बोलेंगे, इस चीज को हम क्या बोलेंगे बच्चों, एनोड बोलेंगे, एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज। और इस चीज को क्या बोलेंगे बच्चों, कैथोड बोलेंगे, कैथोड मतलब नेगेटिव चार्ज है इसलिए कैथोड बोल रहे हैं, CaTHODE। क्लियर बच्चे। अब देखो क्या होगा, अब हमने सिस्टम पूरा रेडी कर लिया रिफाइनिंग करने के लिए, सिर्फ कॉपर मेटल को यहाँ पे इम्प्योर कॉपर लिया और ये इधर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, ये पूरा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, CuSO4 का सॉल्यूशन है। तो इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, Cu2+ आयन होंगे और SO4 2- आयन होंगे, Cu2+ आयन होंगे, SO4 2- आयन होंगे। जब ब्रेक हो जाएगा कॉपर सल्फेट, जब इसके अंदर आया और पानी उसमें डाल दिया, तो वो जो कंपाउंड था यानी कंपाउंड वो ब्रेक हो गया, ब्रेक होगा तो Cu2+ बनेगा और SO4 2- बनेगा। अब जब ये चीज बन गया Cu2+ और SO4 2-, तो जो ये इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप था, इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप ये क्या करेगा, कॉपर को लूज करेगा, ये वाला ये इम्प्योर जो था ये कॉपर को छोड़ेगा, Cu2+ कॉपर को ये छोड़ेगा, इधर से निकलेगा Cu2+, यहाँ से निकलेगा Cu2+, तो बहुत सारे कॉपर 2+ के आयन निकलेंगे और यहाँ से निकल के आएंगे, इससे चिपक जाएंगे, निकल के आएंगे इससे चिपक जाएंगे, निकल के आएंगे बच्चों इस वाले स्ट्रिप से चिपक जाएंगे, जैसे Cu2+ निकला, ठीक है बच्चे। और ये वाला निकल के आएगा इस वाले स्ट्रिप से चिपक जाएगा, तो कुछ टाइम बाद देखोगे ये वाला स्ट्रिप जो है, ये वाला जो प्योर कॉपर था ये और थिक हो जाएगा, ये और थिक हो जाएगा बच्चों, ये थिक हो जाएगा, ये और थिक हो जाएगा, ये वाला और थिक हो गया। और जो ये वाला था ये धीरे धीरे बच्चों थिकनेस इसका रिमूव हो जाएगा, धीरे धीरे ये कम हो जाएगा, अभी इतना थिक है
धीरे धीरे एक इतना थिक हो जाएगा, फिर धीरे धीरे पूरा खत्म हो जाएगा। इम्प्योरिटीज, अब जो इम्प्योरिटीज होगा, जो सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज होगा बच्चों, जो सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज वो इसी सॉल्यूशन में क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। लेकिन जो इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज होगा वो नीचे आके जम जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। ये इसे बोलेंगे बच्चों एनोड मड, जो यहाँ पे है ये है बच्चों एनोड मड बोलते हैं इसे, एनोड मड, एनोड मड या फिर इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज बोल दो, या फिर इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज। अब यहाँ पे इस वाले स्ट्रिप पे बच्चों इस वाले स्ट्रिप पे हमें प्योर कॉपर मिल गया। ये कैसा हो गया, प्योर कॉपर मेटल। बाकी यहाँ का पूरा मेटल इधर आ गया, जो कॉपर 2+ था ये इधर आया, तो इधर कॉपर में कन्वर्ट हो गया, कॉपर 2+ यहाँ पे आ गया, कॉपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होता है वो चीज आप सबने सीख लिया क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, टॉपिक का नाम है कोरोजन ऑफ मेटल्स, कोरोजन ऑफ मेटल्स। क्लियर बच्चे। अब कोरोजन होता क्या है, मेटल का, मेटल के ऊपर अटैक करना। किस चीज का अटैक होना, मेटल के ऊपर मॉइस्चर का अटैक होता है, ऑक्सीजन का अटैक होता है, वाटर का अटैक होता है, तो मेटल्स के ऊपर कोरोजन लग जाता है, मेटल्स का कोरोजन हो जाता है। लिखा है स्लो ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स सरफेस ड्यू टू रिएक्शन विथ मॉइस्चर, एयर, एसिड्स एक्सेट्रा। अब रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर, आयरन का रिएक्शन ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ में होता है तो रस्टिंग हो जाता है, रस्टिंग हो जाता है, ये कंपाउंड फॉर्म होता है, रस्ट फॉर्म हो जाता है, रस्ट फॉर्म हो जाता है। फॉर्मूला, फॉर्मूला बच्चों आएगा, याद कर लेना। और जो इसका कलर होता है वो हो जाता है रेडिश ब्राउन कलर। कैसा कलर हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर, रस्ट जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। क्लियर बच्चे। अच्छा, प्रिवेंशन से पहले हमें रस्टिंग के अबाउट में, कोरोजन के अबाउट में थोड़ा बहुत और जान लेना चाहिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन जानना बहुत जरूरी है। कोरोजन का मतलब होता ये है बच्चों कि मेटल का डैमेज होना, है ना, मेटल का डैमेज होना या मेटल का कांटेक्ट में आना, किसके कांटेक्ट में आना, रस्ट, मेटल का कांटेक्ट में आना मॉइस्चर के और ऑक्सीजन के। ठीक है बच्चों, अब इस चीज को एक चीज ध्यान से सुनो, कोरोजन के अबाउट में बात करेंगे। साइज छोटा कर लूं। जैसे बच्चों मेरे पास आयरन है, आयरन, जब आयरन के ऊपर कोरोजन होता है तो जो सब्सटेंस बनता है उसको बोलते हैं रस्ट। और रस्ट का कलर बच्चों कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। उसके बाद बच्चों सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर का जब कोरोजन होता है तो बनता है सिल्वर सल्फाइड बनता है बच्चों। क्या बनता है, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। और कलर इसका होता है बच्चों ये सॉरी ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर। जो सब्सटेंस, जब सिल्वर का कोरोजन होता है, आयरन का कोरोजन होगा तो बनेगा रस्ट, आयरन का कोरोजन होगा तो रस्ट बनेगा, सिल्वर का जब कोरोजन होगा तो बनेगा सिल्वर सल्फाइड। ठीक है बच्चे, रस्ट का कलर होता है रेडिश ब्राउन, सिल्वर सल्फाइड का कलर होता है ब्लैक कलर। और जब बच्चों कॉपर का, कॉपर का जब कोरोजन होता है तो बनता है कॉपर कार्बोनेट। क्या बनेगा बच्चों, कॉपर कार्बोनेट। और कॉपर कार्बोनेट का कलर होता है ग्रीन,
ग्रीन कलर का होता है। क्लियर बच्चे? ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब देखो प्रिवेंटिंग कोरोजन, प्रिवेंशन, कोरोजन से कैसे बचे। मेटल जो होता है उस पर कोरोजन लग जाता है जब वो कांटेक्ट में आता है मॉइस्चर के, एसिड्स के, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। अब उनसे बचे कैसे, तो उनका कुछ मेथड है। एक तो पेंटिंग, पेंट कर देते हैं, मेटल के सरफेस को पेंट कर दें, उसका ऑयलिंग कर दें, मेटल के सरफेस का ऑयलिंग कर दें, ग्रेसिंग कर दें, ग्रेसिंग, या फिर गैल्वेनाइजेशन। बच्चों गैल्वेनाइजेशन ध्यान से सुनना, क्योंकि ऑयलिंग और पेंटिंग शायद आपके एग्जाम में ना पूछा जाए, लेकिन गैल्वेनाइजेशन जरूर पूछा जाएगा। गैल्वेनाइजेशन में होता ये है कि जो आयरन का मेटल होता है उसके ऊपर लेयर चढ़ा दिया जाता है जिंक के मेटल का, जिंक के मेटल का एक थिन लेयर उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है, ताकि आयरन का जो मेटल है पूरा उसको बचाया जा सके। किस चीज से, किस चीज से, कोरोजन से। क्लियर बच्चों? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक मेथड और होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसमें होता यह है कि कोटिंग करते हैं किस चीज का, क्रोमियम और निकल और टिन का, मेटल्स के ऊपर क्रोमियम का, निकल का और टिन का कोटिंग कर दिया जाता है। उस मेथड को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फिर एलॉइंग, स्टेनलेस स्टील, एलॉय में कन्वर्ट कर दो, मेटल्स को एलॉय में कन्वर्ट कर दो। अब मेटल एलॉय क्या होता है वो अभी बताऊंगा बच्चों। तो बच्चों कोरोजन प्रिवेंशन इन रियल लाइफ, कोरोजन का रियल लाइफ में कुछ प्रिवेंशन लिखा हुआ है। अब एलॉय, अपना नया टॉपिक है, एलॉय क्या होता है बच्चों। अब एलॉय को जानने से पहले मैं तुमको बता दूं कि एलॉय होता क्या है। एलॉय एक मिक्सचर होता है बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर। तुम लोगों ने होमोजीनियस मिक्सचर क्लास 9 में पढ़ रखा होगा कि थ्रू आउट द मिक्सचर कॉम्पोजिशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, सेम होता है। उस मिक्सचर को बोलते हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर। मतलब हर एक पॉइंट पे, हर एक रीजन में कॉम्पोजिशन सेम हो कंपोनेंट्स का, तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। अब तुमको इतना नहीं जानना, अगर नहीं पता है कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, बस ये जानो कि एलॉय होता है होमोजेनियस मिक्सचर, एलॉय होता है होमोजेनियस मिक्सचर। अब किस चीज का होमोजेनियस मिक्सचर होता है, मेटल मेटल का, या फिर मेटल एंड नॉन मेटल का। होमोजेनियस मिक्सचर होता है किस चीज का, या तो मेटल का एलॉय बनेगा, जो एलॉय बनेगा, एलॉय बनेगा वो बच्चों या तो बनेगा मेटल प्लस मेटल से, मेटल प्लस मेटल से, या फिर जो एलॉय बनेगा वो बनेगा मेटल, मेटल प्लस नॉन मेटल से। क्लियर बच्चे? आई होप ये अच्छे से क्लियर होगा। तो एलॉय पे आते हैं। एलॉय मिक्सिंग मेटल्स फॉर बेटर प्रॉपर्टीज, मेटल्स के अच्छे प्रॉपर्टीज को, जो मेटल्स होते हैं उनके प्योर स्टेट में जो उनकी प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो उस मेटल्स का अच्छे से यूज करने के लिए हम उसको एलॉय में कन्वर्ट करते हैं, नई प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है बच्चे? एन एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, एलॉय एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर मेटल्स, दो मेटल्स या दो से ज्यादा मेटल्स का, और मेटल एंड नॉन मेटल, या तो मेटल या फिर नॉन मेटल का, या फिर मेटल मेटल का मिक्सचर, या फिर मेटल एंड नॉन मेटल का मिक्सचर, मेड टू इम्प्रूव प्रॉपर्टीज। मतलब जो मेटल्स में पहले प्रॉपर्टी नहीं था, दो अलग अलग मेटल्स था, उसमें दोनों में अलग अलग प्रॉपर्टी थी, लेकिन उन दोनों को ऐड कर दिया गया तो एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस तैयार हो गया। जैसे एलॉय का एग्जांपल्स लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है एलॉय, इधर लिखा है कॉम्पोजिशन एंड देन उसकी प्रॉपर्टी। एक एलॉय होता है, एलॉय का नाम है बच्चों स्टेनलेस स्टील, एलॉय का नाम है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में तीन मेटल्स होते हैं बच्चों, एक आयरन, क्रोमियम एंड एक निकल। आयरन को, क्रोमियम को और निकल को जब रिएक्ट करवाते हैं तो एक इनको जब मिक्स करते हैं, इनका जब होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं तो हमारे पास स्टेनलेस स्टील एलॉय बन के रेडी हो जाता है। और उसका यूज ये है कि डज नॉट रस्ट, उसमें रस्ट नहीं लगता है, हार्ड होता है और ड्यूरेबल होता है। ये जो
ये जो सब्सटेंस स्टेनलेस स्टील बन के रेडी होगा ये बहुत ड्यूरेबल होगा, इसमें रस्ट नहीं लगेगा। क्लियर बच्चे। एक और एलॉय होता है जिसका नाम है ब्रास, और ब्रास बनता है कॉपर और जिंक को मिक्स कर देने पे। कॉपर को और जिंक को मिक्स कर देने पे ब्रास बन जाता है बच्चों। इसका क्या प्रॉपर्टी होता है? मोर मैलिएबल। मैलिएबल हमने पढ़ रखा है कि मैलिएबल का मतलब होता है कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उसको स्टक करो और वो किस में कन्वर्ट हो जाए? थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए। मतलब मेटल की प्रॉपर्टी, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी जिसमें हम मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबल। तो जो ब्रास होता है वो बहुत मैलिएबल होता है, बहुत जल्दी इसे थिन शीट में कन्वर्ट कर देंगे। यूज इन डेकोरेटिव आइटम्स, और आइटम्स को डेकोरेटिव करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद एक एलॉय और आता है ब्रोंज। ब्रोंज बच्चों कॉपर और टिन के मिक्सचर से बना होता है। किससे? कॉपर और टिन के मिक्सचर से बना होता है। अब इसमें क्या नई प्रॉपर्टी आ जाती है? हार्ड होता है, हार्ड देन कॉपर। जितना हार्ड कॉपर होता है उससे ज्यादा हार्ड हो जाता है ब्रोंज। ब्रोंज एलॉय जो कॉपर और टिन के मिक्स करने पे बना, वो कॉपर से काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है, कई गुना ज्यादा हार्ड हो जाता है। यूज फॉर स्टैट्यूज बच्चों, स्टैट्यूज वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं ब्रोंज का। एक एलॉय और है जिसका नाम है सोल्डर। एक एलॉय और है बच्चों जिसका नाम है सोल्डर। अब सोल्डर एलॉय लेड और टिन के मिक्स करने से बनता है। सोल्डर एलॉय लेड और टिन के मिक्स करने से बनता है बच्चों। अब इसकी क्या प्रॉपर्टी है? इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है कि लो मेल्टिंग पॉइंट यूज फॉर सोल्डरिंग वायर्स। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अब इस एलॉय का यूज हम करते हैं बिल्डिंग वगैरह, जो जैसे वायर वगैरह टूट गया तो उसका वायरिंग वगैरह जो करते हैं कनेक्ट करने के लिए। जैसे मेरे पास आयरन का पीस है, वो टूट गया, तो उसको जब कनेक्ट करने के लिए इसी एलॉय का यूज करते हैं, सोल्डर एलॉय का। क्लियर बच्चे? मतलब मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होता है तो इसको हीट कर देते हैं और फिर उस एरिया में जाके ये कनेक्ट हो जाता है। क्लियर बच्चों? उसके बाद 22 कैरेट गोल्ड, ये भी एक एलॉय है। जो 22 कैरेट गोल्ड है ये भी एक एलॉय, 22 कैरेट गोल्ड ये भी एक एलॉय, जो कि बनता है गोल्ड से, प्योर गोल्ड से और कॉपर या फिर सिल्वर के मिक्स करने से। अब एलॉय कैसे हो गया? कि होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट को यूज कर रहे हैं, एक तो गोल्ड को और एक कॉपर को यूज कर रहे हैं। तो गोल्ड कॉपर को यूज किया तो एक मिक्सचर बन गया, और वो मिक्सचर क्या हुआ? होमोजीनियस मिक्सचर था, इसलिए वो एलॉय बन गया। अब उसका यूज देखो, हार्ड देन प्योर। जो कॉपर, जो मेटल, जो गोल्ड का मेटल पहले था, 24 कैरेट गोल्ड जो पहले था, अब जो रेडी हुआ, अब जो 22 कैरेट, पहले हमारे प्योर स्टेट में गोल्ड होता है 24 कैरेट गोल्ड, तो 24 कैरेट गोल्ड से ज्यादा हार्ड है 22 कैरेट गोल्ड। हार्ड देन प्योर मेटल 24 कैरेट गोल्ड से ज्यादा हार्ड है। उसके बाद यूज इन ज्वेलरी, ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए इसी चीज का यूज करते हैं। ठीक है बच्चे? अब एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं तुम लोगों को अलग से। कहाँ पे हाँ, इसी के बाद एक कॉन्सेप्ट और बच्चों कि थर्मिक रिएक्शन क्या होता है। थर्मिक रिएक्शन, तो बच्चों थर्मिक रिएक्शन को हम यूज करते हैं, जैसे रेलवे ट्रैक वगैरह होता है तो उसको ज्वाइन करने के लिए यूज ऑफ थर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। यूज ऑफ थर्मिक रिएक्शन, इसका यूज करते हैं बच्चों हम रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए। जो रेलवे का ट्रैक होता है जब वो ब्रेक हो जाता है, कभी टूट जाता है, तो उसको ज्वाइन करने के लिए थर्मिक रिएक्शन का यूज करते हैं। यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक। क्लियर बच्चे? तो सारा कॉन्सेप्ट मेटल का और नॉन मेटल का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया आप सभी का। आई होप ये चैप्टर आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। मैंने अपना पूरा बेस्ट देने का कोशिश करा और मैंने अपना बेस्ट दिया।
अब आपका काम है प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और अपना बेस्ट दो। क्वेश्चन में अगर अपना बेस्ट दोगे बच्चों तो क्या होगा कि तुम अगर अपना बेस्ट देना चाहोगे तो तुम्हें कभी ये नहीं फील होगा कि क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं बना। अगर अपना बेस्ट दोगे तो ये फील नहीं होगा कि क्वेश्चन क्यों नहीं बना, तो एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि हाँ जो पोटेंशियल मेरे पास था वो पोटेंशियल मैंने यूज करा। मैं क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करने के लिए दे देता हूँ, अगर मेरे पास कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए है तो यहाँ पे हाँ ये है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जो आप सभी को प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है बच्चों, ये आपके एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इसलिए इनको जरूर सॉल्व करो। बाकी ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और फोकस होके पढ़ना है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, और बच्चों हौसलों से बहुत कुछ होता है, सिर्फ पंखों से उड़ान नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। तो जय हिंद बच्चों।